In this video, we will discuss and revise the chapter 5th of class 12th chemistry, that is surface chemistry. So, hello everyone, this is Gaurav. I hope you all are doing well. So, around हमारा 3 to 4 मार्क्स का ये एग्जामिनेशन में चैप्टर आता है. चैप्टर हमारा बिल्कुल सिंपल सा है. चैप्टर में बस थोड़ा सा हमें समझना है. बाकी हमारा जो चैप्टर में मेन वर्क है वो याद करने का, मीन्स थोड़ी सी डेफिनेशन है और थोड़े हमारे कुछ एग्जाम्पल्स हैं वो हमें मेनली याद करने होते हैं. एग्जामिनेशन में सिंपल सा हमारा इस चैप्टर से क्वेश्चन आता है जो कि मेनली रिपीटेड ही क्वेश्चन होता है. जो हमारा मेन क्वेश्चन आता है, मतलब जो टॉपिक से क्वेश्चन आता है वो आता है हमारा, जैसे एक तो टॉपिक आता है हमारा लायोफिलिक एंड लायोफोबिक सॉल्यूशन एंड कैटलिस्ट. जो वो टॉपिक्स हैं या तो हमारा क्वेश्चन वहां से आता है, या फिर क्वेश्चन आता है हमारा कोगुलेशन एंड टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन, या फिर हमारा क्वेश्चन आता है वहां से. मेनली इन्हीं टॉपिक से हमारा इस चैप्टर है, इस चैप्टर से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है. सो हम इस सिंगल वीडियो में इस चैप्टर के सभी टॉपिक्स को अच्छे से रिवाइज करने वाले हैं ताकि किसी भी टाइप के एग्जामिनेशन में हमारा इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आए उसको हम अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएं. सो लेट स्टार्ट द रिवीजन. तो सबसे पहले टर्म हमारी यही आती है, व्हाट इज सरफेस केमिस्ट्री. इसका सिंपल मतलब होता है द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ सरफेस एंड द स्पीसीज प्रेजेंट ऑन इट इज नोन एज सरफेस केमिस्ट्री. मींस जो सरफेस पर जो भी रिएक्शन हो रही है वहां पर कौन सी स्पीसीज प्रेजेंट है उनके बारे में जो पढ़ेगा, उनके बारे में जो हमारी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जो उनके बारे में स्टडी करेगी उसको हम बोलेंगे अपना सरफेस केमिस्ट्री. यहाँ पर एक पॉइंट आता है, सॉलिड लिक्विड हैव सरफेसेस बट गैसेज डू नॉट हैव सरफेसेस बिकॉज दे आर मिसिबल. मींस जो हमारे जैसे मेनली हमारे 3 स्टेट्स ऑफ मैटर होती हैं, एक तो हमारी सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. तो उसमें जो सॉलिड और लिक्विड होगा उनकी हमारी सरफेस होंगी और जो हमारी गैस होती है उसकी हमारी सरफेस नहीं होती है. वो इसलिए क्योंकि जो गैसेस होती हैं वो आपस में मिसिबल हो जाती है, मीन्स वो आपस में मिक्स हो गई तो वहाँ पर कोई सरफेस होने का मतलब ही नहीं है. नेक्स्ट आती है हमारी डेफिनेशन ऑफ सरफेस, मीन्स मीनिंग आता है सरफेस का मीनिंग क्या होता है. उसकी एक डेफिनेशन है, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सॉलिड और लिक्विड इज नोन एज सरफेस. द सरफेस इज मोर एक्टिवेटेड इन केस ऑफ फाइनली डिवाइडेड और रफ सरफेस. मीन्स सरफेस का मतलब क्या होता है, कोई भी हमारा मैटर है उसकी जो आउटर मोस्ट लेयर होती है सॉलिड और लिक्विड वाले मैटर की मेनली, उसको हम बोलते हैं अपना सिंपली सरफेस. और जो हमारी सरफेस होती है वो जो सबसे ज्यादा केस में जो एक्टिवेटेड होती है वो होती है हमारी, अगर हमारा जो मैटर है वो फाइनली डिवाइडेड हो, मींस रफली हो, या फिर हमारा जो उसकी सरफेस है वो रफ सरफेस हो, तो उस केस में जो हमारी जो सरफेस होगी वो सबसे ज्यादा एक्टिव होगी, मींस वहां पर सबसे ज्यादा रिएक्शन हो सकती है. नेक्स्ट पॉइंट आता है, ट्रांजिशन मेटल हैव एक्टिवेटेड सरफेस. मींस जितने भी हमारे ट्रांजिशन मेटल्स आते हैं उनकी जो सरफेस होती है वो क्या होती है, हमारी एक्टिवेटेड सरफेस होती है. नेक्स्ट आता है हमारा एड्जॉर्प्शन. ये हमारा चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां से हमारा क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आ जाता है. इसका मतलब होता है द एक्यूमुलेशन ऑफ मॉलिक्यूल स्पीसीज एट द सरफेस रेदर देन इन अ बल्क ऑफ अ सॉलिड और लिक्विड इज नोन एज एड्जॉर्प्शन. इसका मतलब होता है जैसे हमारे पास दो टर्म होती है, एक तो होती है एब्जॉर्प्शन. एब्जॉर्प्शन तो हम अपना पहले से ही पढ़ते आ रहे होते हैं. ये आती है हमारे लिए एक न्यू टर्म आती है एड्जॉर्प्शन. एड्जॉर्प्शन का मतलब होता है अगर हमारा जो भी रिएक्शन हो रही है या फिर जो भी हमारी स्पीसीज है वो जो भी हमारा मैटर है उसके सरफेस पर ही रहे, सरफेस पर ही रिएक्शन करे, वहीं पर ही सारा काम वहां पर करे, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं अपना एड्जॉर्प्शन. और अगर इसका उल्टा हो जाए, मींस जो हमारी स्पीसीज है वो सरफेस पर तो रहे साथ ही साथ वो अंदर भी चले जाए, मींस जो मैटर है उसके अंदर भी चले जाए, मींस बल्क में हो जाए काम, तो उस चीज को हम बोलते हैं तो अपना एब्जॉर्प्शन. अब आ जाते हैं हमारे एड्जॉर्प्शन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट. जैसे सबसे पहले आता है जो हमारी एड्जॉर्प्शन की जो एंट्रोपी होती है वो हमेशा हमारी नेगेटिव होती है, और जो एंथैल्पी होता है मींस चेंज इन हीट होता है वो भी हमारी इसके लिए नेगेटिव होती है. ये हमारे पॉइंट सिंपली याद करने के पॉइंट हैं. नेक्स्ट एक पॉइंट आता है, टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एड्जॉर्प्शन. मींस जहाँ जैसे जैसे हम अपना टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो हमारे सरफेस पर जो एड्जॉर्प्शन प्रोसेस हो रहा है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. नेक्स्ट आती है हमारी टर्म्स रिलेटेड टू एड्जॉर्प्शन. मींस जो हमारा एड्जॉर्प्शन हो रहा है मतलब जो स्पीसीज रिएक्शन कर रही है सरफेस पर उनसे रिलेटेड कुछ हमारी इंपॉर्टेंट सम्स आती हैं, जैसे किस स्पीसीज को क्या नाम देंगे या फिर ये प्रोसेस हो रहा है तो उसको क्या नाम देंगे, ऐसी कुछ हमारी टर्म्स आती हैं. तो हम देखते हैं, जैसे सबसे पहले आती है एड्जॉर्बेंट. एड्जॉर्बेंट का मतलब होता है द सब्सटेंस ऑन द सरफेस ऑफ विच एड्जॉर्प्शन टेक प्लेस इज नोन एज एड्जॉर्बेंट. मींस जो भी हमारा मैटर है, जो भी हमारा सब्सटेंस है जिसकी सरफेस पर जो रिएक्शन होगी, मींस जिसकी सरफेस पर जो भी काम होना है वो होगा, उस चीज को हम बोलेंगे अपना एड्जॉर्बेंट. इसके जो एग्जांपल आते हैं वो आते हैं हमारे सिलिका जेल एंड मेटल. सिंपली इनकी सरफेस पर कुछ वर्क होगा, इन चीज को हम बोल देंगे अपना एड्जॉर्बेंट. ये जितनी भी हमारी टर्म्स आती है इनकी जो डेफिनेशन होती है वो एग्जामिनेशन के लिए हमारी इंपॉर्टेंट होती है, बाकी हमें पता भी होनी चाहिए.
नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा एडजोर्बेट। इसका मतलब होता है द स्पीसीज विच एक्यूमुलेट्स एट द सरफेस, मींस जो स्पीसीज इस सरफेस पर रिएक्शन करेंगी उन चीज को बोलेंगे अपना एडजोर्बेट। नेक्स्ट आता है डिजॉर्प्शन। इसका मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग एन एडजॉर्ब सब्सटेंस फ्रॉम द सरफेस ऑन विच इट इज एडजॉर्ब्ड इज नोन एज डिजॉर्प्शन। मींस जैसे हमारा एडजॉर्प्शन का मतलब होता है स्पीसीज क्या है, सरफेस पर कुछ अपना रिएक्शन करती है, तो वहां पर जाकर मान लो एक्यूमुलेट हो गई, मींस कुछ स्पीसीज है वो एब्जॉर्प्शन करने पर सरफेस पर जाकर चली गई, तो उस प्रोसेस को मींस वहां पर जो स्पीसीज है उनको हटाना, वहां से रिमूव करना, उस चीज को हम बोलते हैं अपना डिजॉर्प्शन। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा सोर्प्शन। इसका मतलब होता है व्हेन बोथ एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली द टर्म इज यूज्ड एज सोर्प्शन। मींस अगर हमारा एब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन दोनों एक साथ हो जाए तो वहां पर हम एक सिंगल टर्म यूज करेंगे, उसको यूज करेंगे अपना सोर्प्शन। फॉर एग्जांपल डाइज इन अ कॉटन फाइबर, मींस जैसे हमारी कॉटन फाइबर्स होती हैं, कॉटन की बॉल्स, अगर उनमें हम डाइज लगाएं तो वहां पर जो प्रोसेस होता है वो सोर्प्शन होता है। मींस एडजॉर्प्शन प्लस एब्जॉर्प्शन दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली वर्क करते हैं। नेक्स्ट एक टर्म्स आती है हमारी ऑक्यूलेशन। ऑक्यूलेशन का सिंपल मतलब है द सोर्प्शन ऑफ गैसेज इन ऑन मेटल। मींस अगर जो हमारा मेटल है उस पर जो गैसेज हैं उसकी सरफेस पर गैसेस एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन करेंगी, तो सिंपली उस प्रोसेस का सिंगल टर्म में नाम दे देंगे हम अपना ऑक्यूलेशन। सो नेक्स्ट आते हैं हमारे कुछ एग्जांपल ऑफ एडजॉर्प्शन। इसमें आता है सबसे पहले एडजॉर्प्शन ऑफ गैसेस लाइक NH3 SO2 Cl2 एक्स्ट्रा बाय चारकोल। मींस अगर ये जो गैसेस है ये चारकोल के कांटेक्ट में आए तो चारकोल क्या कर लेता है, इनकी उनको सरफेस पर मतलब एक तरह से वहां पर रख लेता है, तो इस प्रोसेस को ये एक तरह से हमारा क्या आ गया एग्जाम्पल ऑफ एडजॉर्प्शन। नेक्स्ट आता है हमारा रो एंड येलोइश शुगर। मींस येलोइश कलर की जो हमारी रो शुगर होती है वो क्या व्हाइट कलर में चेंज हो जाती है बाय द बेड्स ऑफ एनिमल चारकोल। मींस जो एनिमल का चारकोल होता है, मींस जो एनिमल की वो होती है हमारी बैट्स, उन पर अगर हमारी जो येलोइश कलर की जो शुगर होती है, रो शुगर, जैसे हम शुगर केन से बनाते हैं, तो उसको हम वहां पर अगर उसको रखें या फिर मतलब उसको एक प्रोसेस करते हैं तो क्या व्हाइट कलर में हो जाए। जैसे हमारे मतलब हमसे होम्स में जो शुगर यूज करते हैं, जो उसको शुगर के मतलब बहुत छोटे छोटे टीनी पार्टिकल्स होते हैं, वो व्हाइट कलर के होते हैं। मेनली वो व्हाइट कलर के लिए इसलिए होते हैं, अब तो मतलब बहुत प्रोसेस आ गए हैं कि मतलब उनमें केमिकल से साफ करना और ऐसे ऐसे करना बहुत प्रोसेस हो गया। मीन्स वहां पर जो मेन प्रोसेस यूज होता है वो होता है हमारा एडजॉर्प्शन। नेक्स्ट आता है एक पॉइंट द मॉइस्चर एयर बिकम ड्राई इन द प्रेजेंस ऑफ सिलिका जेल। मीन्स अगर हमारी जो एयर है उसमें मॉइस्चर है, अगर हम वहां पर अपना सिलिका जेल रख दें तो जो हमारी एयर है वो ड्राई हो जाती है। इसमें भी जो हमारा प्रोसेस यूज हो रहा है वो हो रहा है हमारा एडजॉर्प्शन वाला प्रोसेस। सो ये सब आता है हमारा रिलेटेड टू एडजॉर्प्शन प्रोसेस। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है द एक्यूमुलेशन ऑफ स्पीसीज थ्रू आउट द सॉलिड और लिक्विड और बल्क इज नोन एज एब्जॉर्प्शन। मींस इसमें क्या होगा, जो उसमें तो सिर्फ सरफेस पर हो रहा था, इसमें सरफेस के साथ साथ क्या हो जाएगा, बल्क में चला जाएगा। मींस अंदर भी हमारा जो स्पीसीज है वो रिएक्शन करेंगी या फिर वहां पर जाकर अपना काम करेंगे। इस चीज को हम बोलते हैं अपना एब्जॉर्प्शन। जैसे जो हमारा एडजॉर्प्शन आता है और एब्जॉर्प्शन आता है, इनमें और क्लियर कट डिफरेंस समझने के लिए दो हमारे पास एग्जांपल है। जैसे वाटर वेपर एडजॉर्ब्ड बाय द सिलिका जेल। मींस अगर हमारे पास सिलिका जेल है और वाटर वेपर्स है तो उनके बीच में जो रिएक्शन होगा उस चीज को बोलेंगे अपना एडजॉर्ब्ड। मींस जो वाटर वेपर होंगी वो सिलिका जेल के सरफेस पर जाकर चली जाएंगी। और अगर हमारे पास है वाटर वेपर एब्जॉर्ब बाय CaCl2 टू फॉर्म CaCl2 into 2H2O। मीन्स अगर वाटर वेपर्स कॉन्टैक्ट में आए CaCl2 की तो वहां पर हमारा जो प्रोसेस होगा वो होगा हमारा एब्जॉर्ब। मीन्स जो हमारा वाटर वेपर्स है वो पूरा बल्क में चली जाएंगी CaCl2 के। तो ये सब रिलेटेड आता है हमारा एब्जॉर्प्शन से। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा एडजॉर्प्शन इक्विलिब्रियम। इसका मतलब होता है, इसकी डेफिनेशन एग्जामिनेशन में आ जाती है, एज द एडजॉर्प्शन कंटिन्यूज डेल्टा एच बिकम्स लेस एंड लेस नेगेटिव एंड टी डेल्टा एच कीप्स ऑन इंक्रीजिंग एंड अल्टीमेटली द कंडीशन कम्स वेयर डेल्टा एच इज इक्वल टू टी डेल्टा एच। सो वेयर डेल्टा जी इज इक्वल टू जीरो। मीन्स जब हमारा डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा टी डेल्टा एस के इक्वल हो जाता है, वहां पर हमारा जो डेल्टा जी है वो जीरो के इक्वल हो जाता है, और उसी कंडीशन को हम बोलते हैं अपना एडजॉर्प्शन इक्विलिब्रियम। सो नेक्स्ट आते हैं हमारे टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन। ये हमारे मेनली टू टाइप्स के होते हैं, एक तो होता है हमारा फिजिकल और एक होता है हमारा केमिकल। एग्जामिनेशन के लिए हमारे दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, दोनों की डेफिनेशन और साथ ही साथ हमारे एग्जाम्पल एग्जामिनेशन में हर बारी एग्जामिनेशन में आते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा फिजिकल एडजॉर्प्शन या फिर हम इसको बोलते हैं फिजियोजॉर्प्शन। इसका मतलब होता है व्हेन अ पार्टिकल्स ऑन अ सरफेस आर हेल्ड बाय द फिजिकल फोर्सेस सच एज वंडर वॉल फोर्स एक्स्ट्रा, द एडजॉर्प्शन इज नोन एज फिजियोजॉर्प्शन। मींस जब भी हमारे जो पार्टिकल है वो किस सरफेस पर, किसी भी जो सॉलिड लिक्विड है हमारे, उनकी सरफेस पर वो मतलब रखे जाएंगे या फिर हेल्ड होंगे, वो मीन्स ऑफ फिजिकल फोर्स की वजह से होंगे, लाइक वंडर वॉल फोर्सेस, तो वहां पर जो हमारा एडजॉर्प्शन होगा उसको हम बोलेंगे अपना फिजिकल एडजॉर्प्शन।
सो नेक्स्ट आती है हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल एडजॉर्प्शन। इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है नॉन स्पेसिफिक इन नेचर। मीन्स जो हमारा ये फिजियोजॉर्प्शन होता है ये स्पेसिफिक नहीं होता है नेचर में। मीन्स एनी गैस कैन बी एब्जॉर्ब ऑन द सरफेस विदाउट एनी स्पेसिफिकेशन। मीन्स ऐसा नहीं होगा कि ये वाली गैस होगी ये वाली नहीं होगी, इसमें ये कंडीशन होनी चाहिए इसमें वो कंडीशन होनी चाहिए, ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती है हमारी फिजिकल एडजॉर्प्शन में। हमारी जितनी भी गैसेज हैं वो सरफेस पर क्या हो जाएंगी, एडजॉर्ब हो जाएंगी इन केस ऑफ फिजिकल एडजॉर्प्शन। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा द अमाउंट ऑफ गैस एब्जॉर्ब बाय द सॉलिड डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द गैस। मीन्स हमारा एक नेचर उस वाले नेचर पे होता है। मीन्स द गैसेज हैविंग हाई क्रिटिकल टेम्परेचर आर इजिली एब्जॉर्ब एंड हैविंग लो क्रिटिकल टेम्परेचर आर लो एब्जॉर्ब। मीन्स इसमें क्या होता है कि मान लो हमारी कोई गैस है, हमारे पास दो गैसेज है, एक का हाई क्रिटिकल टेम्परेचर है एक का हमारा नॉर्मल है। तो जिसका हाई क्रिटिकल टेम्परेचर होगा वो क्या है, पहले एब्जॉर्ब हो जाएगी और दूसरी वाली क्या होगी, बाद में होगी। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट आता है हमारा विद द इंक्रीज इन द सरफेस एरिया द एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन इंक्रीज। मीन्स अगर हम अपना सिंपल है तो कॉमन सेंस है कि हम अगर सरफेस एरिया बढ़ा दे तो हमारा जो एब्जॉर्प्शन है वो भी ज़्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है इट इज एक्सोथर्मिक हैविंग लो एंथैल्पी ऑफ एब्जॉर्प्शन। मीन्स ये जो प्रोसेस होता है हमारा फिजिकल एब्जॉर्प्शन ये हमारा एक्सोथर्मिक होता है और जो उसकी एंथैल्पी होती है वो बहुत लो होती है। मीन्स 20 to 40 किलो जूल पर मोल, सिंपल इतनी हमारी इसकी वैल्यू होती है। और ये जो प्रोसेस होता है ये रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। मीन्स फिजिकल एब्जॉर्प्शन हमारा एक रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। नेक्स्ट आता है हमारा केमिकल एडजॉर्प्शन या फिर केमिकल जोप्शन। इसका मतलब होता है व्हेन द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस दैट इज एडजॉर्बेड आर हेल्ड ऑन द सरफेस बाय द केमिकल बॉन्ड्स द एडजॉर्प्शन इज नोन एज केमियोजॉर्प्शन। मींस अगर जैसे उसमें क्या हो रहा था, फिजिकल फोर्स की वजह से हो रहा था। अगर हमारा जो भी सरफेस पर स्पीसीज है वो केमिकल फोर्सेज की वजह से हेल्ड हो तो वहां पर हो जाएगा हमारा केमिकल एडजॉर्प्शन। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें इट लेड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ सरफेस कंपाउंड। मीन्स इसमें क्या होता है हमारे सरफेस कंपाउंड बन जाते हैं। मीन्स जो भी हमारी स्पीसीज हैं वो सरफेस पर है, सरफेस के साथ ही वो रिएक्शन करेंगे और रिएक्शन करने के बाद एक कंपाउंड को बनाएंगे, उस चीज को हम बोलेंगे अपना सरफेस कंपाउंड। नेक्स्ट आती है हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमियोजॉर्प्शन। इसमें आता है सबसे पहले स्पेसिफिक इन नेचर। मींस ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड। मींस इसमें क्या होता है हमारे सरफेस बॉन्ड बनते हैं। जैसे हमारी कोई स्पीसीज आएगी और सरफेस आएगी, उन दोनों के बीच में रिएक्शन होगा और वहां पर एक सरफेस बॉन्ड बनेगा। इसलिए ये क्या होते हैं हमारे स्पेसिफिक इन नेचर। मीन्स किस गैस के साथ रिएक्शन करनी है और किसके साथ नहीं करनी है, वहां पर एक स्पेसिफिक पॉइंट होता है। नेक्स्ट आता है इरिवर्सिबल। मीन्स जो हमारा केमिकल जोप्शन प्रोसेस होता है ये हमारा इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है हमारे सिंपल मतलब है कि हमारा केमिकल बॉन्ड बन रहा है और केमिकल बॉन्ड हमारा अपने आप तो है नहीं, ऐसे ही टूट जाएंगे, उसमें हमें कुछ गैसेज या फिर कुछ रिएक्शन हमें करना पड़ता है। नेक्स्ट आता है हमारा सरफेस एरिया इंक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑल्सो इंक्रीज। वो तो सिंपल मीनिंग है, अगर हम अपना सरफेस एरिया बढ़ा देंगे तो हमारा जो एब्जॉर्प्शन है मींस केमिकल एब्जॉर्प्शन है या फिर फिजिकल एब्जॉर्प्शन है वो तो हमारा बढ़ ही जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन। मींस जो हमारी एंथैल्पी होती है वो उसके लिए हमारी हाई एंथैल्पी होती है। मींस जो केमिकल एब्जॉर्प्शन होता है उसकी जो एंथैल्पी होती है वो होती है हमारी 80 to 240 किलो जूल पर मोल। और जो हमारी फिजिकल की आती थी वो सिर्फ आती थी हमारी 20 to 40। इसमें जो केमिकल वाले में होती है इसमें हमारी हाई होती है बिकॉज इट इन्वॉल्व केमिकल बॉन्ड, क्योंकि इसमें हमारा केमिकल बॉन्डिंग का कुछ प्रोसेस होता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है इट रिजल्ट इन यूनिमोलिकुलर लेयर्स। मीन्स इसमें हमारी जो एक यूनिमोलिकुलर लेयर भी बन जाती है। मीन्स जैसे हमारा सरफेस कंपाउंड बन रहा है तो जो सरफेस कंपाउंड है वो भी हमारा सरफेस पर लेयर मतलब उसकी लेयर बनती है, तो इसलिए क्या हो जाता है इट रिजल्ट इन टू द यूनिमोलिकुलर लेयर। सो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। ये भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आता है द वेरिएशन इन अमाउंट ऑफ गैस एड्जॉर्ब बाय द एड्जॉर्बेंट विद द प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय द मींस ऑफ कर्व टर्म्स एज एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। मीन्स एक तरीके से हमारे सिंपल रिलेशन होता है बिटवीन द अमाउंट ऑफ गैस एंड द प्रेशर। मीन्स जितनी भी हमारी अमाउंट ऑफ गैस एब्जॉर्ब हो रही है एड्जॉर्बेंट पर किसी सरफेस पर कितने प्रेशर से हो रही है, उन दोनों के बीच के रिलेशन को हम बोलते हैं अपना एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। मीन्स जो उनके बीच का कर्व आएगा एक तरीके से जो रिलेशन की वजह से जो कर्व बनता है उसको बोलते हैं अपना सिंपल एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। सो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा फ्रेंडलिच आइसोथर्म। इसका मतलब होता है इट इज एन इंपेरिकल रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी ऑफ गैस एड्जॉर्ब बाय द यूनिट मास ऑफ सॉलिड एड्जॉर्बेंट एंड द प्रेशर एट पर्टिकुलर टेम्परेचर। मीन्स इसमें क्या होता है ये भी हमारा एक तरीके से रिलेशन होता है बिटवीन कितनी हमारी गैस जो है वो एड्जॉर्ब हुई है और वो किस प्रेशर पर हुई है।
उन दोनों के रिलेशन को हम बोलते हैं अपना फ्रेंडलिच आइसोथर्म। इसमें क्या आता है हमारा x अपॉन एम इज इक्वल टू के पी की पावर 1 अपॉन एम, ये हमारा एक तरीके से रिलेशन आता है। इसमें जो x है, x का मतलब होता है मास ऑफ एडजोर्बेट, और जो m है, m का मतलब है मास ऑफ एडजोर्बेंट, और जो हमारे k और n होते हैं ये होते हैं हमारे कांस्टेंट, और जो p होता है, p का मतलब होता है हमारा सिंपल अपना प्रेशर। इससे रिलेटेड आता है हमारा एक ग्राफ हमारा होता है बिटवीन द लॉग x अपॉन एम एंड लॉग p। इसमें क्या होता है, इसमें हमें देखने को मिलता है जैसे जैसे हमारे प्रेशर की वैल्यू बढ़ रही है, ऐसी ऐसी जो हमारी गैस जो है हो रही है वो एड्जॉर्ब हो रही है सरफेस पर, वो भी बढ़ रही है, मीन्स उसकी भी वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। मीन्स जैसे हमारा ग्राफ अपर साइड जा रहा है, लेकिन क्या है वो एक मतलब एक मिनिमम पॉइंट से, किसी पॉइंट से, एक पर्टिकुलर पॉइंट से स्टार्ट होती है, तो उस पॉइंट से लेके जीरो तक मीन्स ओरिजिन तक, उन दोनों के बीच के पॉइंट को हम बोलते हैं अपना लॉग के। मीन्स वहां से आते हैं हमारे के कांस्टेंट की वैल्यू। और ये जो हमारा k होता है, इसका सिंपल मीनिंग होता है जो हमारा x है और जो हमारा m है, इन दोनों के रेशियो को सिंपली हम बोलते हैं अपना k। इसमें आते हैं हमारे कुछ केसेस आते हैं हमारे, जैसे अगर हमारा प्रेशर लो है तो वहां पर किस तरीके का एडजॉर्बेंट होगा, मीन्स फास्ट होगा या स्लो होगा या कैसे होगा, मीन्स किस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रेशर के, या फिर उसकी किसी पावर पर होगा, या फिर अगर प्रेशर मॉडरेट है या फिर हाई है तो वहां पर क्या होगा। सबसे पहला केस आता है एट लो प्रेशर। लो प्रेशर पर क्या होगा, हमारा जो 1 अपॉन एन है, मीन पी की पावर 1 अपॉन एन है, वहां पर 1 अपॉन एन की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो इक्वेशन बन जाएगी सिंपल हमारी x अपॉन एम इज इक्वल टू के पी। तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि x अपॉन एम क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा प्रेशर के। मीन्स जितना जितना हम प्रेशर बढ़ाते रहेंगे उतनी क्या हो जाएगी, हमारी जो गैस एड्जॉर्ब हो रही है वो उतनी फास्टली होती जाएगी। इससे भी रिलेटेड हमारा एक ग्राफ आता है x अपॉन एम और p से, जैसे जैसे मतलब जितना ज़्यादा हमारा टेम्परेचर है T3 T2 और T1, जितना ज़्यादा मीन्स जिसका जितना जैसे जैसे हम अपना प्रेशर बढ़ा रहे हैं ऐसे ऐसे हमारी जो एड्जॉर्प्शन हो रहा है उसकी वैल्यू बढ़ रही है। और जिसका जितना ज़्यादा हमारा क्रिटिकल टेम्परेचर, जैसे T3 का ज़्यादा है, T3 का जिसका भी हमारा क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा है, वही क्या है, हमारी गैस पहले एड्जॉर्ब हो रही है। नेक्स्ट आता है एट मॉडरेट प्रेशर। मॉडरेट प्रेशर पर जो हमारी 1 अपॉन एन की वैल्यू आएगी वो आएगी इन बिटवीन 0 to 1। तो उसमें क्या हो जाएगा, x अपॉन एम इज इक्वल टू के पी की पावर 1 अपॉन एन, हमारा ये फॉर्मूला यूज होगा। यहाँ पर हम अपना k और n की वैल्यू रखकर अपनी एड्जॉर्प्शन की वैल्यू निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा एट हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर पे क्या होगा, जो हमारा 1 अपॉन एन हमें सॉरी एट हाई प्रेशर पर क्या होगा, जो हमारा 1 अपॉन एन होगा वो 0 के इक्वल हो जाएगा। मीन्स जो x अपॉन एन है वो डायरेक्टली हमारा k के इक्वल हो जाएगा। मीन्स उसकी एक कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगी एट हाई प्रेशर। नेक्स्ट एक हमारा ग्राफ आता है, यही हमारा फ्रेंडली जो आइसोथर्म है से रिलेटेड। इसमें जो x अपॉन एम है और p के बीच में हमारा ग्राफ है। मीन्स जैसे अगर हमारा प्रेशर लो है तो हमारा जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो एड्जॉर्प्शन है वो जो मीन्स x अपॉन एम की वैल्यू है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रही है p के, मीन्स धीरे धीरे यूनिफॉर्मली बढ़ रही है। लेकिन अगर हमारा थोड़ा सा मॉडरेट हो जाए, प्रेशर थोड़ा सा बढ़ जाए, तो वहाँ पर क्या होगा, हमारा एक हल्का सा एक कर्व आ जाता है। और अगर हमारा प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाए, कि एक लिमिट के बाद बहुत ज़्यादा हाई कर दे हम, तो वहाँ पर क्या हो जाता है, जो x अपॉन वैल्यू की जो x अपॉन एम की वैल्यू है कुछ प्रेशर हम चाहे कितना भी बढ़ाते रहे, जो x अपॉन एम की वैल्यू है वो एक कांस्टेंट वैल्यू हो जाती है। मीन्स जितना एड्जॉर्प्शन होना था उतना ही होगा, कोई उससे ज़्यादा आगे स्पीड नहीं बढ़ेगी। और जहाँ पर ये पॉइंट स्टार्ट होता है, जिस प्रेशर पर ये पॉइंट आ जाता है कि जो x अपॉन एम की वैल्यू है वो कांस्टेंट हो जाएगी, उस पॉइंट को हम बोलते हैं अपना सैचुरेशन प्रेशर। सो ये सब आ जाता है हमारा अमाउंट ऑफ गैस और प्रेशर के बीच में एक रिलेशन। मीन्स जो हमारी आइसोथर्म आ जाते हैं दोनों टाइप के, एक इस तरीके का हमारा जो अमाउंट ऑफ गैस है और कितना हम प्रेशर लगा रहे हैं वहाँ पर, उनके बीच में एक रिलेशनशिप हमारी सिंपली आ जाती है। नेक्स्ट आता है हमारा एड्जॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन फेज। मीन्स अभी तक तो हम कर रहे थे हमारी एक गैस है और हमारी कोई सरफेस है, वहाँ पर कुछ एड्जॉर्प्शन हो रहा था। अब हम करते हैं अपना सॉल्यूशन फेज। बिल्कुल छोटा सा ये हमारा टॉपिक है। इसमें क्या आता है, इसमें सिंपली मेन तो एग्जाम्पल ही आते हैं, जैसे लिटमस सॉल्यूशन बिकम्स कलरलेस व्हेन शेक विद चारकोल। मीन्स अगर हमारा जो लिटमस सॉल्यूशन है वो कलरलेस हो जाता है अगर उसको हम अपना चारकोल में डिप करें। वहाँ पर क्या प्रोसेसर है, वहाँ पर हमारा यही प्रोसेस हो रहा है, एड्जॉर्प्शन। नेक्स्ट हमारा सिंपली एक और एग्जांपल आ जाता है इसी तरीके से। नेक्स्ट आते हैं हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू एड्जॉर्प्शन फ्रॉम द सॉल्यूशन फेज। इसमें क्या आता है, एड्जॉर्प्शन जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। मीन्स अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एड्जॉर्प्शन की जो वैल्यू है वो सॉल्यूशन फेज के लिए वो क्या हो जाएगी, हमारी कम हो जाएगी। और जो एड्जॉर्प्शन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट। मींस जितनी ज़्यादा हमारी कंसंट्रेशन की जो सोल्यूट की कंसंट्रेशन होगी उतना ही क्या हमारा ज़्यादा क्या होगा, एड्जॉर्प्शन होगा। और इसके लिए भी हमारी आइसोथर्म जो कर्व आता है वो आता है हमारा x अपॉन एम इज इक्वल टू के सी की पावर 1 अपॉन एम। मीन्स
यहाँ पर जैसे हम गैसेस के लिए तो यूज़ करते थे पी, यहाँ पर हम यूज़ करेंगे सी। पी का मतलब होता था हमारा प्रेशर, मीन्स गैस की केस में हम यूज़ करते थे अपना प्रेशर, और यहाँ पर हम सॉल्यूशन के फेस में जो होगा वहाँ पर हम यूज़ करेंगे अपना सी। सी का मतलब है हमारी कंसंट्रेशन, मीन्स जितनी ज़्यादा हमारी कंसंट्रेशन होगी उतना हमारा क्या होगा, एड्जॉर्प्शन, कुछ लिमिट तक हमारी ये वैल्यू होगी। वही हमारा एट लो प्रेशर, एट मॉडरेट प्रेशर, एट हाई प्रेशर, वही इसमें होता है हमारा लो कंसंट्रेशन और मॉडरेट कंसंट्रेशन और हाई कंसंट्रेशन, बिल्कुल सेम हमारा दोनों में इस तरीके का ग्राफ आता है। नेक्स्ट आती है हमारी कुछ एप्लीकेशंस ऑफ एड्जॉर्प्शन, मींस जो हम अपनी रियल लाइफ में जो एड्जॉर्प्शन प्रोसेस है, जो रियल लाइफ में उनकी कुछ एप्लीकेशंस यूज करते हैं, जैसे कि प्रोडक्शन ऑफ हाई वैक्यूम, मींस कहीं पर हमें हाई वैक्यूम बनाना है, वहां पर भी हम एड्जॉर्प्शन यूज करेंगे। गैस मास्क या फिर सेपरेशन ऑफ इनर्ट गैस, वहां पर हम अपना एड्जॉर्प्शन यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है इन मेडिसिन टू क्योर डिसीज, मीन्स डिसीज को मेडिसिन बनाने के लिए भी वहां पर भी जो मतलब मेडिसिन का प्रोसेस होता है क्योर करने के लिए डिसीज, उसमें भी हमारा एड्जॉर्प्शन प्रोसेस यूज होता है। मीन्स जैसे हम अपना मेडिसिन को इनटेक करते हैं तो वो जो बॉडी के साथ जो प्रोसेस करती है वो भी एक तरीके से हमारा एड्जॉर्प्शन ही होता है। एड्जॉर्प्शन इंडिकेटर्स बनाने के लिए भी ये प्रोसेस ही होता है। नेक्स्ट आता है सिलिका जेल एंड एल्यूमिनियम जेल आर यूज टू एड्जॉर्बेंट फॉर रिमूविंग मॉइस्चर्स एंड कंट्रोलिंग ह्यूमिडिटी, मीन्स कहीं पर अगर हमारी बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो जाती है और अगर वहाँ पर हमें ह्यूमिडिटी कुछ कम करनी है तो वहाँ पर हम अपना सिलिका जेल और एल्यूमिनियम जेल को यूज़ कर लेते हैं। वो क्या करता है, वहाँ पर जो हमारा मॉइस्चर है उसको रिमूव कर देते हैं। तो ये आ जाते हैं हमारी कुछ रियल लाइफ एप्लीकेशंस ऑफ एड्जॉर्वेशन। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है हमारा कैटलिस्ट। ये भी हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है। इसका मतलब होता है द सब्सटेंस विच अल्टर द रेट ऑफ रिएक्शन आर नोन एज कैटलिस्ट एंड द फिनोमेना इज नोन एज कैटलिस्ट। मीन्स कोई भी ऐसी चीज जो भी हमारा रिएक्शन हो रही है उसके प्रोसेस को या तो स्लो कर दे या फास्ट कर दे, उस चीज को हम बोलते हैं अपना कैटलिस्ट, और उस फिनोमेना को बोलते हैं अपना कैटलिस्ट। इट वॉज डिस्कवर्ड बाय बेंजलिस इन 1835, मीन्स इन्होंने इसको डिस्कवर किया था इन 1835। मेनली तो हमारी इसकी जो डेफिनेशन होती है वो इंपॉर्टेंट होती है। कैटलिस्ट हमारे टू टाइप्स के होते हैं, एक तो हमारे प्रमोटर, एक हमारे पॉइजन्स। मींस प्रमोटर का जैसे नाम से पता चला है, प्रमोट मींस आगे जाना। प्रमोटर का मतलब होता है सब्सटेंस दैट एनहेंस द एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट, मींस जो ऐसी चीज, मीन्स ऐसे सब्सटेंस, प्रमोटर को हम ऐसे सब्सटेंस बोलेंगे जो कैटलिस्ट की जो एक्टिविटी है उसको एनहेंस कर दे, उन चीज़ को बोलेंगे प्रमोटर्स। और जो हमारे पॉइजन्स होते हैं उनको बोलेंगे जो कैटलिस्ट है उसकी एक्टिविटी को डिक्रीज कर दे, उसको हम बोलेंगे अपना एक्टिविटीज। फॉर एग्जाम्पल एक इक्वेशन आती है हमारी N2+3H2 इज इक्वल टू 3NH3। इसमें हमारा यूज़ हुआ है एक तो हमारा जो Fe है, मीन्स जो आयरन है वो एज हमने कैटलिस्ट यूज़ किया है, और उसमें जो हमारा MO है वो हमने एज अ प्रोमोटर यूज किया हुआ है। मीन्स जो Fe है, Fe क्या करेगा, हमारे जो रिएक्शन है, रिएक्शन के रेट को अल्टर करेगा, मीन्स एक तरीके उसको बढ़ाएगा या फिर घटाएगा। और जो MO है, मीन्स जो हमारा प्रोमोटर या पॉइजन होता है वो क्या करता है, वो कैटलिस्ट की जो मतलब कैटलिस्ट जो एक्टिविटी करेगा, मीन्स जो वो अपना काम करेगा उसके काम को बढ़ाएगा घटाएगा। इसमें हमारी दो चीज़ें आती है। सबसे पहले कैटलिस्ट क्या करेगा, रिएक्शन के रेट को अल्टर करेगा, और जो हमारा प्रोमोटर और जो पॉइजन होता है वो क्या करेगा, वो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ाएगा या घटाएगा। नेक्स्ट इक्वेशन आती है 2H2 + O2 इज इक्वल टू 2SO3। इसमें भी हमारा जो PT है इसमें हमने यूज किया हुआ है एज अ कैटलिस्ट, और यहाँ पर जो A2SO3 है वो हमने यूज किया हुआ है एज अ पॉइजन। मीन्स जो ये क्या करेगा, कैटलिस्ट की जो एक्टिविटी है उसको कम करेगा। ये सिंपली हम अपना रिएक्शंस में यूज़ करते हैं। मीन्स जो इंडस्ट्रियल प्रोसेस या फिर कहीं पर लैब्स में जो रिएक्शन हो रही है वहाँ पर अगर हमें फास्ट करानी है रिएक्शन, लेकिन कैटलिस्ट उसको बहुत ज़्यादा फास्ट करा रहा है, तो वहाँ पर हम अपना उसमें एक हल्का सा पॉइजन डाल देते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, कैटलिस्ट की एक्टिविटी थोड़ी कम हो जाती है और जितनी हम स्पीड चाह रहे हैं उस स्पीड से रिएक्शन हो जाती है। सो नेक्स्ट आते हैं हमारे टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट। ये भी हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसमें हमारे टू टाइप्स के कैटलिस्ट होते हैं, एक तो होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब होता है व्हेन द रिएक्टेंट एंड द कैटलिस्ट आर इन द सेम फेज। मींस अगर रिएक्टेंट और जो कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं वो सेम फेज में हो, मींस सॉलिड सॉलिड, लिक्विड लिक्विड या फिर गैस गैस, ऐसे फेज में हो तो उसको बोलेंगे अपना होमोजीनियस कैटलिस्ट। इसके एग्जाम्पल आ जाते हैं हमारे जैसे 2H2 + O2 इज इक्वल टू 2SO3, और जिसमें हमारा कैटलिस्ट है वो NO, वो भी हमारा गैस में, और जो हमारे रिएक्टेंट है वो भी हमारे गैस में है। ऐसे ही आ जाते हैं हमारे हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट। हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट में होगा जो रिएक्टेंट होंगे, जो कैटलिस्ट होंगे वो हमारे सेम फेज में नहीं होंगे। जैसे एग्जांपल आ जाता है हमारा 2SO2 इज इक्वल टू 2SO3। मींस जैसे यही इक्वेशन आ जाती है 2SO2 + O2 इज इक्वल टू 2SO3। इसमें जो हमारा रिएक्टेंट है वो तो गैसिस फेस में है, लेकिन जो हमारा कैटलिस्ट यूज हुआ है PT वो हमारा सॉलिड फेस में है। तो इस टाइप के कैटलिस्ट को हम बोलते हैं अपना हेमोजीनियस कैटलिस्ट, सॉरी हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट। नेक्स्ट आती है हमारी एड्जॉर्प्शन थ्योरी ऑफ हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट। मीन जो हमारा हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट होता है वो भी हमारा एड्जॉर्प्शन वाला प्रोसेस यूज करता है। सिंपली एड्जॉर्प्शन तो हमें पता ही है कि हमारा कोई स्पीसीज है वो किसी सरफेस पर जाकर रिएक्शन करेंगी। तो इसमें क्या होता है कि जैसे
हमारे पास ये जो डायग्राम सा बना हुआ है ये होता है हमारा सरफेस, और जो ए बी है ये हमारे रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स। तो ये क्या करते हैं, ए बी जो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स है ये सरफेस में जाके मतलब रिएक्शन कर लेते हैं, मीन्स उनके उनके साथ जाकर मिल जाते हैं। तो कुछ इस तरीके से वो मतलब अपनी तरह से बॉन्डिंग बना लेते हैं। तो फिर क्या करते हैं, पहले तो ए जाके मिला फिर बी जाके मिला, नेक्स्ट प्रोसेस में वो क्या करते हैं ए और बी वो आपस में मिल जाते हैं, मीन्स एक इंटरमीडिएट हमारी स्टेट बन जाती है जिसमें और ए और बी हमारे मिल जाते हैं। फाइनली वो क्या करते हैं, ए जो है वो मतलब जो सरफेस है उससे अलग हो जाता है, और बी है जो वो भी सरफेस से अलग हो जाता है, लेकिन वो जो साथ में ए और बी अपनी साथ में बॉन्डिंग बनाई है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हो जाती है, वो अपने साथ में हो जाते हैं। मींस स्टार्टिंग में क्या हो रहा था, ए और बी और सरफेस तीनों चीज अलग थी, हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है उसमें जो हमारी सरफेस है वो अलग हो जाती है, और ए और बी उन दोनों के बीच में बॉन्डिंग हो जाती है। कुछ इस तरीके का हमारा जो एडजॉर्प्शन प्रोसेस होता है हेटेरोजेनस कैटलिस्ट के, वो इस तरीके से वर्क करता है। मींस पहले अलग अलग थे सब, फिर हमारी बीच में एक इंटरमीडिएट स्टेट है जिसमें ए बी आपस में जुड़े हुए हैं, और ए और बी अलग अलग से दोनों से सरफेस से जुड़े हैं, मीन्स और फिर वहाँ पर क्या होता है, जो ए है और बी है वो सरफेस से हट जाते हैं और आपस में मतलब एक तरह से बॉन्डिंग बना के रखते हैं। नेक्स्ट आती है हमारी इंपॉर्टेंट फ्यूचर ऑफ सॉलिड कैटलिस्ट। इसमें आती है हमारी टू फ्यूचर्स आते हैं। एक तो एक्टिविटी, एक्टिविटी का मतलब है किस स्पीड से हमारा जो कैटलिस्ट है वो वर्क करेगा, मीन्स कि कितनी स्पीड से रिएक्शन करेगा। नेक्स्ट आता है सेलेक्टिविटी, सेलेक्टिविटी का मतलब है किस किस रिएक्शन के साथ कौन कौन सा हमारा कैटलिस्ट जो है वो वर्क करेगा। ये आती है हमारी उसकी इंपॉर्टेंट फ्यूचर, एक्टिविटी एंड सेलेक्टिविटी। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा शेप सिलेक्टिव कैटलिस्ट। इसकी डेफिनेशन हमारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। द कैटलिस्ट विच डिपेंड्स अपॉन द पोर स्ट्रक्चर ऑफ कैटलिस्ट एंड द साइज ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स आर नोन एज शेप सिलेक्टिव कैटलिस्ट, मींस SSC हम बोलते हैं उसको। जो भी कैटलिस्ट हमारे जो पोर स्ट्रक्चर है कैटलिस्ट का और जो हमारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है उनके साइज उन पर डिपेंड करे अपना रिएक्शन, तो उस चीज़ को हम बोले अपना शेप सिलेक्टिव कैटलिस्ट। सो नेक्स्ट आते हैं कुछ इसके एग्जांपल, जैसे जियोलाइट्स आर गुड SSC बिकॉज देयर हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर, मीन्स उनका हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर होता है और वो बहुत अच्छे हमारे शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट होते हैं, वो होते हैं हमारे जियोलाइट्स। दीज आर माइक्रोपोर्स एल्यूमिनेट्स विद 3D नेटवर्क ऑफ AIOSI फ्रेमवर्क। मीन्स जो हमारे जियोलाइट्स होते हैं ये बहुत ही हमारा माइक्रोपोरस होते हैं और एल्यूमिनो सिलिकेट से बने होते हैं, और उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो 3D नेटवर्क का होता है। इसमें जो हमारे मतलब एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन और सिलिकॉन का फ्रेमवर्क होता है। दे आर यूज्ड इन पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज फॉर क्रैकिंग हाइड्रोकार्बन, मीन हाइड्रोकार्बन की क्रैकिंग के लिए इनको हम अपना पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है ZSM5, ये हमारा मतलब नेम है एक इंपॉर्टेंट कैटलिस्ट का। इट कन्वर्ट्स एल्कोहल इनटू पेट्रोल बाय डिहाइड्रेटिंग देम, मीन्स ये इसको हम यूज करते हैं एक तरह से कैटलिस्ट का यूज करते हैं पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज में। ये क्या हेल्प करता है, हमारे जो अल्कोहल्स हैं उनको पेट्रोल में कन्वर्ट करने में हमें हेल्प करता है बाय डिहाइड्रेटिंग देम। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा एंजाइम कैटलिस्ट। एंजाइम कैटलिस्ट का मतलब होता है एंजाइम आर द कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजीनियस ऑर्गेनिक कंपाउंड विच आर प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स। दे आर एक्चुअली प्रोटीन मोलिक्यूल ऑफ हाई मोलिकुलर मास एंड फॉर्म कोलाइडल सॉल्यूशन इन वाटर। सिंपली जो हमारे एंजाइम्स होते हैं वो हमारे एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो कि हमारे प्लांट्स एनिमल से प्रोड्यूस होते हैं, और ये एक तरीके से हमारे जो प्रोटीन मॉलिक्यूल होते हैं हाई मोलिकुलर मासेस के वही होते हैं। तो इनसे बने हुए हमारे जो कैटलिस्ट होते हैं उनको सिंपली बोलते हैं अपना एंजाइम कैटलिस्ट। और ये हमारी एक कंडीशन आती है, मतलब एक हमारी प्रॉपर्टी आती है, ये क्या करते हैं कोलाइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं हमारे वाटर में। मीन्स जो हमारे एंजाइम कैटलिस्ट होते हैं दे फॉर्म कोलाइडियल सॉल्यूशन इन वाटर। नेक्स्ट आता है हमारा बायो कैटलिस्ट। बायो कैटलिस्ट का सिंपल मतलब होता है एंजाइम डेट हेल्प्स इन कैटलिस्ट ऑफ बायोलॉजिकल रिएक्शन डेट मेंटेन्स इन द लाइफ प्रोसेस इज नोन एज बायो कैटलिस्ट। मीन्स जो हमारा लाइफ प्रोसेस को मेंटेन करने के लिए जो बायोलॉजिकल रिएक्शन होती है उन रिएक्शंस को करवाने में जो हमारे कैटलिस्ट हेल्प करते हैं उनको हम बोलते हैं अपना बायो कैटलिस्ट। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा आ जाता है इन्वर्टेज, मीन्स जो इस इक्वेशन में हमारा जो इस रिएक्शन में जो हमारा कैटलिस्ट यूज हुआ है उसको हम बोलते हैं अपना बायो कैटलिस्ट, जो कि हमारा इन्वर्टेज। नेक्स्ट आता है हमारा मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटलिस्ट। एंजाइम कैटलिस्ट का भी सिंपल हमारा वही जो सेम हमारा जैसे पहले आया था एडजॉर्प्शन थ्योरी ऑफ हेटेरोजेनियस कैटलिस्ट, इसी तरीके से हमारा इसका भी क्या होता है जो हमारा प्रोसेस होता है। मीन्स हमारा एक एंजाइम होता है और हमारी एक सरफेस होती है। एंजाइम और सरफेस बाद में दोनों जाके मिल जाती हैं और एंजाइम और सरफेस फिर कुछ टाइम के लिए इंटरमीडिएट स्टेट बनाती है और वहाँ से जो एंजाइम है और जो सरफेस है वो दोनों अलग हो जाते हैं। लेकिन जो एंजाइम है और जो दूसरा हमारा जो रिएक्टेंट थे उनको रिएक्टेंट को एक तरह से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। बिल्कुल सिंपल इस तरीके का हमारा इसका प्रोसेस होता है। सो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा कोलाइड्स। इसका मतलब होता है अ कोलाइड इज अ हेटेरोजेनियस सिस्टम इन विच वन सब्सटेंस इज डिस्पर्स्ड एज अ वेरी फाइन पार्टिकल इन अनदर सिस्टम कॉल्ड डिस्पर्जन मीडियम।
मीन्स ये हमारा एक तरह से सिस्टम होता है जिसमें कि जो हमारा एक पार्टिकल होता है वो वेरी फाइनली पार्टिकल्स उसके क्या हो डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं दूसरे वाले पार्टिकल में। एक पार्टिकल को बोलते हैं हम अपने डिस्पर्स पार्टिकल, एक को बोलते हैं डिस्पर्जन मीडियम। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पास कोई, जैसे हम क्लास में होते हैं, चौक होती है हमारे पास, चौक को हम घिस घिस कर उसका मतलब पाउडर सा बना देते हैं और उसको मतलब हवा सी लगा के ऐसे उड़ा देते हैं। तो जैसे हवा में उड़ता है उसको एक तरीके वो जो बनता है वो कोलाइड सी एक तरह से कोलाइडल सॉल्यूशन ही होता है। मतलब सिंपल सा एक हमारा एग्जाम्पल है जो मतलब अपना डेली लाइफ में भी ऐसे करते भी रहते हैं और देख लेते हैं। इसमें पॉइंट आते हैं हमारे, एक तो डिस्पर्ड फेज आता है। डिस्पर्स फेज का मतलब होता है द फेज विच इज डिस्पर्ड इन द अदर। मीन्स डिस्पर्ड फेज का मतलब होगा जो भी हमारा सब्सटेंस है, जो भी हमारी चीज है, पार्टिकल्स हैं, वो डिस्पर्स होंगे किसी दूसरे सिस्टम में, तो उसको बोलते हैं और डिस्पर्स फेज। और डिस्पर्जन मीडियम का मतलब होता है द फेज इन विच द डिस्पर्जन इज डन। मीन्स हमारा वो सिस्टम जिसमें हमारा जो डिस्पर्जन है, जो डिस्पर्स्ड फेस है, वो हमारा मिक्स हुआ हुआ है, उस चीज़ को हम बोलते हैं अपना डिस्पर्जन मीडियम। दो चीज़ें आती हैं हमारी, डिस्पर्स फेस एंड डिस्पर्स मीडियम। जैसे सिंपली समझ लेते हैं, जैसे हमारे जो रूम है, रूम के अंदर जो गैस है वो एक तरह से हमारे डिस्पर्जन मीडियम का काम कर रही है। अगर हम जैसे चौक वो उड़ा रहे हैं और जो हमारे चौक के जो टीनी टीनी बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स है जो हमने ऐसे फूक करके उड़ाए हैं, वो हमारे क्या है डिस्पर्स फेज की तरह वर्क कर रहे हैं। ये हमारे सिंपली एक एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल ऑफ कोलाइड्स। नेक्स्ट आते हैं हमारे क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स। मीन्स कोलाइड्स जैसे होते हैं हमारे किसी भी एक सिस्टम में दूसरे सिस्टम के पार्टिकल मिक्स होना, सिंपली वो हो जाते हैं हमारे कोलाइड्स। तो कोलाइड्स हमारे क्लासिफिकेशन आते हैं, फर्स्ट आता है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स मीडियम एंड डिस्पर्स फेज। मीन्स किस में क्या मिक्स हो रहा है, उनकी जो फिजिकल स्टेट है उनके बिहाफ पर हमने जो डिवाइड किए हुए हैं वो सबसे पहले आते हैं। वो फिजिकल स्टेट हमें पता है 3 तरह की होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो पहले सॉलिड में लिक्विड मिक्स हुआ है, लिक्विड हमने गैस की हुई है, गैस में सॉलिड कर दिया, सॉलिड में फिर से गैस कर दिया, इस तरीके का हमारे मिक्सचर बनते हैं। तो इस तरीके का हमने इसमें डिवीजन किया हुआ है। सबसे पहले एक पॉइंट देख लेते हैं, गैस एंड गैस। मीन्स अगर गैस में गैस मिक्स करते हैं तो वो कभी भी हमारा कोलाइड सॉल्यूशन नहीं बनेगा, क्योंकि वो क्या बन जाते हैं, एक हमारा होमोजीनियस मिक्सचर बनता है। मीन्स गैस इनटू गैस एक होमोजीनियस मिक्सचर बनता है। और जो हमारा कोलाइड्स होता है वो पहली एक हेट्रोजीनियस सिस्टम होता है। तो नेक्स्ट आते हैं हमारे, सबसे पहले आते हैं हमारे जो सबसे पहला टेबल आता है वो आता है हमारा, सबसे पहले जो रो आती है वो आती है हमारी डिस्पर्स फेज के लिए, और नेक्स्ट आती है डिस्पर्स मीडियम के लिए। मीन्स जो सबसे पहले वाले हैं वो मिक्स होंगे, और डिस्पर्स मीडियम का मतलब है जिसमें जो चीज़ें हमारी मिक्स होगी। और टाइप के आते हैं, टाइप मतलब ये हमारा किस टाइप का बनाएंगे। जैसे सॉलिड में सॉलिड मिक्स करेंगे तो सॉलिड सोल बनेगा। सॉलिड में लिक्विड, सॉलिड जो है वो अगर वो लिक्विड में मिक्स होगा जाके तो हमारा सोल बनेगा। सॉलिड में अगर गैस मिक्स, सॉलिड में गैस जाके मिक्स होगा तो वहाँ पर बनेगा हमारा एयरसोल। तो इसके एग्जाम्पल आ जाते हैं, जैसे हमारे लिक्विड का एग्जाम्पल आ जाता है मिल्क, बटर, और जब हमारा लिक्विड और गैस का एग्जाम्पल आ जाता है वो आ जाता है हमारा फॉग। मीन्स सिंपली इसमें क्या करना है, हमें डिस्पर्जन फेज और डिस्पर्जन मीडियम याद रखने, मीन्स किस में क्या मिक्स हो रहा है, फिर उसके टाइप याद करना है, फिर उसका हमें दो एक मिनिमम एक तो होना चाहिए, मैक्सिमम मतलब 2 भी हम याद रख सकते हैं, उसके एग्जाम्पल सिंपली हमें याद होने चाहिए। सिंपली ये टेबल तो हमें अपना सिंपली याद ही होना चाहिए, याद ही एग्जामिनेशन में भी यहाँ से 2 मार्क्स का या फिर 1 मार्क्स का एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं वो उसमें हो जाते हैं हमारे लिक्विड इनटू सॉलिड एंड गैस इनटू लिक्विड। यहाँ से मतलब मैक्सिमम एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आए हैं, तो मतलब ये 2 तो जरूर याद होने चाहिए, बाकी पूरा टेबल ही याद होना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं हमारे डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डीपी एंड डीएम। मीन्स जो डिस्पर्स फेज है और जो डिस्पर्स मीडियम है उन दोनों के बीच में जो हमारे जो दोनों के पार्टिकल्स हैं उनका जो नेचर है, उनके जो दोनों के नेचर के बीच का जो इंटरेक्शन कैसा है, मीन्स अच्छे से मिक्स हो रहे हैं या नहीं मिक्स हो रहे हैं या एक दूसरे को रेपल कर रहे हैं, उनके बिहाफ पर भी डिवीजन आता है। जैसे सबसे पहले आते हैं हमारे लायोफिलिक कोलाइड्स। इसका मतलब होता है द सॉल्यूशन इन विच द पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स्ड फेज हैज अ ग्रेटर एफिनिटी फॉर डिस्पर्स्ड मीडियम आर नोन एज लायोफिलिक कोलाइड्स। इस जो हमारा डिस्पर्स फेज है उसके पास ग्रेटर एफिनिटी हो डिस्पर्स मीडियम के लिए तो वो हो जाते हैं हमारे लायोफिलिक कोलाइड्स। के एग्जांपल आते हैं हमारे गम एंड स्टार, जिसकी जो डेफिनेशन है उसकी जो एग्जांपल साथ ही साथ जो उसकी प्रॉपर्टी है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है हमारी एग्जामिनेशन। अगर इस चैप्टर से सबसे पहला क्वेश्चन आता है तो वो सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है कि मीन्स इस चैप्टर से वैसे तो मेनली 3-4 टॉपिक से ही क्वेश्चन आते हैं, लेकिन ये वाला आने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। सबसे पहले आती है इसकी प्रॉपर्टीज़ में जो हमारा लायोफिलिक कोलाइड्स होता है वो रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। साथ ही साथ जो पीपीटी बनती है वो इजीली नॉट फॉर्म, मीन्स पीपीटी इसमें आसानी से नहीं बनती है। इसमें क्या होता है स्टेबल क्वाइट, मीन्स जो हमारा सोल्यूशन कोलाइड बनता है वो स्टेबल क्वाइटली स्टेबल होता है, ज़्यादा स्टेबल नहीं होता है। नेक्स्ट आता है हाईली हाइड्रेटेड, मीन्स जो हमारा इसमें कोलाइडियल सोल्यूशन बनता है वो हाईली हाइड्रेटेड होता है। नेक्स्ट आता है हमारा हाइड्रोफोबिक कोलाइड। इसमें क्या होता है द सॉल्यूशन
हैव नो एफिनिटी फॉर मीन्स जो उसमें सॉल्यूशन बनेगा द सॉल्यूशन इन विच द पार्टिकल ऑफ द डिस्पर्स फेज हैज नो एफिनिटी फॉर डिस्पर्स मीडियम मीन्स लायोफिलिक का मतलब होता है एक तरीके से जो वाटर लविंग होते हैं एक तरीके से। तो उसमें क्या हो रहा था हमारा जो डिस्पर्स फेज है उसकी ग्रेटर एफिनिटी डिस्पर्स मीडियम के लिए, लेकिन जो लायोफोबिक का मतलब होता है एक तरह से जो मतलब वाटर से दूर होते हैं एक तरीके से। तो इसमें क्या होगा हमारा जो डिस्पर्स्ड फेज है उसकी कोई खास एफिनिटी नहीं होगी टुवार्ड्स द डिस्पर्जन मीडियम। इसके जो एग्जांपल आ जाते हैं वो हमारे AU एंड AG सॉल्ट्स वो आ जाते हैं, हम सोल्स वो आ जाते हैं हमारे इसके एग्जांपल। प्रॉपर्टीज आ जाती हैं हमारी, ये सबसे पहले इरिवर्सिबल होता है और अनस्टेबल होता है। थर्ड प्रॉपर्टी आ जाती है इजीली पीपीटी ऑन एडिंग सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट मीन्स अगर ये जो हमारा सॉल्यूशन बना है उसमें अगर हम सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट डाल दें तो हमारी बहुत आसानी से क्या है पीपीटी भी बन जाती है। नॉट मच हाइड्रेटेड, ये जो सॉल्यूशन बनता है इतना ज़्यादा हाइड्रेटेड नहीं होता है मीन्स फोबिक वाला, जैसे नाम याद रखने के लिए फोबिक वाला क्या होता है, फोबिक मतलब वाटर से दूर भागता है। फिफ्थ पॉइंट आता है दे नीड स्टेबलाइजिंग एजेंट फॉर देयर प्रोटेक्शन मीन्स जो हमारे लायोफोबिक कोलाइड्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब स्टेबल नहीं होते हैं, उनको एक स्टेबलाइजिंग एजेंट चाहिए मीन्स अगर जब तक वो हम नहीं डालेंगे वो अपने आप को मीन्स वो ख़राब मतलब एक तरह से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो उनकी प्रोटेक्शन के लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ता है, स्टेबलाइजिंग एजेंट यूज़ करना पड़ता है। सो ये आता है हमारा डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन DP एंड DM मीन्स डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्स मीडियम। नेक्स्ट डिवीजन आता है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल ऑफ डिस्पर्स फेज मीन्स जो डिस्पर्स फेज है उसके किस तरीके के पार्टिकल है उसके भी यहाँ पर डिवाइडेड है, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है मेनली। इनकी डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आते हैं मल्टी मोलिकुलर कोलाइड्स, इसका मतलब होता है ऑन डिसोल्यूशन अ लार्ज नंबर ऑफ एटम्स ऑफ अ सब्सटेंस एग्रीगेट टुगेदर टू फॉर्म अ स्पीसीज हैविंग साइज बिटवीन 1 to 1000 नैनोमीटर इज नोन एज मल्टी मोलिकुलर कोलाइड्स। मीन मल्टी मोलिकुलर कोलाइड्स उनको बोलेंगे जब भी हमारा डिसोल्यूशन होगा तो जो हमारे बहुत सारे एटम्स है सब्सटेंस के वो क्या करेंगे एक साथ आ जाएंगे, एग्रीगेट करके एक साथ आ जाएंगे और एक 1 से लेकर 1000 mm का एक साइज का स्पीसीज बना लेंगे। तो उस स्पीसीज को वहां पर जो बनेगा उस चीज को हम बोलते हैं अपना मल्टी मोलिकुलर कोलाइड। इसके जो एग्जांपल आ जाते हैं वो आ जाता है हमारा अ गोल्ड सोल, और इसमें जो हमारी फोर्स यूज होती है, फोर्स जो हमारे जो पार्टिकल्स हैं जो आइटम्स नंबर ऑफ आइटम्स साथ में आए हैं उनके बीच में फोर्स लगेगी हमारी वंडरवॉल फोर्स। नेक्स्ट आता है हमारा मैक्रो मोलिकुलर कोलाइड्स, इसका मतलब होता है द डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स आर देमसेल्फ लार्ज मोलिक्यूल्स ऑफ कोलाइडियल सॉल्यूशन। एग्जांपल सेल्यूलोज एंड प्रोटीन मीन्स जो हमारे डिस्पर्स्ड जो पार्टिकल्स हैं जो भी डिस्पर्स मीडियम में जो डिस्पर्स हुए हैं वो खुद ही उसी साइज के होंगे कि वो एक क्या है कोलाइडियल सॉल्यूशन सिंपली बना सकते हैं। जैसे एग्जांपल अगर सेलुलोज के जो पार्टिकल है वो किसी डिस्पर्स मीडियम में डिस्पर्स हो जाए तो वहाँ पर वो खुद ही क्या बनाएंगे एक मैक्रो मोलिकुलर कोलाइड के एज अ मैक्रो मोलिकुलर कोलाइड बिहेव करेंगे। नेक्स्ट आता है एसोसिएटेड कोलाइड्स मीन्स मिसल्स भी हम इनको बोलते हैं। इसका मतलब होता है दीज आर टू सब्सटेंसेस दैट बिहेव मीन्स इसका मतलब होता है दीज आर दो सब्सटेंसेस डेट बिहेव एट लो कंसंट्रेशन मीन्स जो एसोसिएटेड कोलाइड्स होते हैं वो लो कंसंट्रेशन पे क्या बिहेव करेंगे नॉर्मल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। वो लो कंसंट्रेशन पर तो ऐसा एक नॉर्मल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करेंगे, लेकिन एट अ हाई कंसंट्रेशन पर वो क्या बिहेव करेंगे एज अ कोलाइडियल पार्टिकल। अगर मतलब जो मिसल्स होते हैं इनकी अगर हम कंसंट्रेशन बढ़ा दें तो वहाँ पर क्या होगा ये कोलाइडल पार्टिकल की तरह बिहेव करेंगे। फॉर एग्जांपल सोप एक्वस सॉल्यूशन मीन्स जो हमारा सोप का एक्वस सॉल्यूशन होता है वो हमारा क्या करता है एट हाई मीन्स वो तो हाई कंसंट्रेशन पर ही होगा। जो सोप का एक्वस सॉल्यूशन होता है वो एज अ बिहेव करता है हमारा मिसल्स के या फिर हमारा एसोसिएटेड कोलाइड्स के। तो ये आ जाते हैं हमारे ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स फेज के, जो हमारा डिस्पर्स फेज होता है उनके बिहाफ पर जो हमारा जितने भी हमारे जो भी हमारे कोलाइड्स हैं उनका क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट आता है हमारा क्राफ्ट टेम्परेचर एंड CMC। इसका मतलब होता है इसकी एक सिंपल सी डेफिनेशन, द फॉर्मेशन ऑफ मिसल्स टेक प्लेस अबव अ पर्टिकुलर टेम्परेचर नोन एज TK एंड अबव द पर्टिकुलर कंसंट्रेशन नोन एज क्रिटिकल मिसलाइजेशन कंसंट्रेशन। इसको हम बोलते हैं अपना CMC। और जो हमारा पर्टिकुलर टेम्परेचर आता है जिस पर हमारे जो मिसल्स है वो फॉर्मेशन स्टार्ट होती है उसको हम बोलते हैं अपना क्राफ्ट टेम्परेचर। फॉर सोप CMC इज इक्वल टू 10⁻⁻4 to 10⁻³ मोल पर केल्विन मीन्स फॉर सोप का जो हमारा मिसल्स बनते हैं उनके लिए जो हमारी CMC आती है मीन्स क्रिटिकल मिसलेशन कंसंट्रेशन वो आ जाती है हमारी 10⁻⁴ to 10⁻³ मोल पर केल्विन। नेक्स्ट आता है हमारा मैकेनिज्म ऑफ मिसल्स फॉर्मेशन मीन्स जो हमारी मिसल्स बनती हैं उनका फॉर्मेशन का जो प्रोसेस होता है उसका मैकेनिज्म क्या होता है। उसमें सबसे पहले हमारे पास एक सोप होती है। हमें पता है जो भी हमारी सोप होती है उसमें दो एंड होते हैं, एक तो हाइड्रोफोबिक एंड एक हाइड्रोफिलिक मीन्स एक वाटर लविंग और एक वाटर हेटर। इसमें एक होता है हमारा नॉन पोलर और एक होता है हमारा पोलर।
तो क्या होता है, जैसे भी हमारी जो सोप है उसको हम मतलब अपना यूज़ करेंगे तो हमारा डिसोशिएट हो जाता है, एक तो नॉन पोलर एंड में और एक हमारा हो जाता है पोलर एंड में। जो इसमें नॉन पोलर होता है वो हमारा होता है RCOO, मीन्स जो हमारा कार्बन वाला होता है, और जो एक पोलर आ जाता है वो होता है जिसमें भी हमारा जो हमारा सेकेंडरी सोडियम मैकेनिज्म जो भी हमारा यूज़ होता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे इसमें क्या हो जाता है, जो भी हमारी सोप होती है उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक फॉर्मेशन बनाते हैं, एक तरह से हमारा इस तरीके का हमारा जो फॉर्मेशन है बन जाती है। मीन्स एक बन जाता है हमारा हेड, एक बन जाती है हमारी टेल। टेल जो बनती है वो हमारी बनती है हाइड्रोफोबिक वाली चीज़ों से, और जो हमारा हेड बनता है वो बनता है हमारा हाइड्रोफिलिक से। मीन्स हाइड्रोफिलिक में जो वाटर लविंग होगा और जो हेड होता है, और जो टेल होती है वो टेल होती है हमारी हाइड्रोफोबिक सब्सटेंस से। सो नेक्स्ट ऐसे ही जब हम अपनी सोप को मतलब वाटर में डालते हैं जहाँ पर हमारा जो भी पार्टिकल है या फिर जो भी हमारा डर्ट पार्टिकल है वो है, तो वहाँ पर क्या हो जाता है, जो हाइड्रोफिलिक वाला पार्ट है वो तो हमारा वाटर से अटैच रहता है, और जो हमारा हाइड्रोफोबिक हो जाता है वो जो डर्ट से जाके मिल जाता है। तो जैसे ही वहाँ पर हम अपना थोड़ा डिस्टर्बेंस करते हैं तो जो हमारा हाइड्रोफोबिक वाला पार्ट है वो टेल वाला पार्ट है, टेल वाला पार्ट क्या है, डर्ट पार्टिकल्स को बाहर खींच के ले आता है। तो इस तरीके से हमारी जो ये मिसल्स फॉर्मेशन होती हैं, और इसी तरीके के जो हमारे मतलब जो हम साफ करते हैं, मीन्स जो हमारा वॉशिंग होता है वो भी प्रोसेस होता है। नेक्स्ट आता है हमारा क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप। बिल्कुल जिस तरीके से हमारे जो मिसल्स फॉर्मेशन हुए हैं उसी तरीके से हमारा जो क्लीनिंग एक्शन होता है सोप का वो होता है। मीन्स जो हाइड्रोफोबिक वाला पार्ट होता है वो डर्ट से जाके मिल जाता है, और जो हाइड्रोफिलिक होता है वो वाटर से मिलता है, और वहाँ पर जब हम रबिंग करते हैं थोड़ी सी तो वहाँ पर जो मतलब वो डर्ट पार्टिकल है उसको खींच के बाहर निकाल लेते हैं। मीन्स ग्रीस ऑन द क्लॉथ, जो ग्रीस होता है क्लॉथ पे, मीन्स एक तरह से डर्ट उसको बाहर निकाल लेते हैं। स्ट्रेट आयंस अरेंजिंग अराउंड द डर्ट। इन सिंपली जो हमारी जो टेल होती है वो क्या होती है, वो डर्ट पार्टिकल के पास चली जाती है, और यहाँ पर क्या हो जाता है, हमारी जो मिसल्स है वो फॉर्म कर लेते हैं, और इसी तरीके से हमारी जो वॉशिंग है वो हो जाती है। नेक्स्ट आता है व्हेन इट इज रब्ड विद द ब्रश एंड द ऑयल ड्रॉप्स बिकम लॉस एंड द रिमूव फ्रॉम द क्लॉथ। वही सिंपल हमारा मीनिंग है कि जब हम इनको रब करेंगे, रब करने से जो टेल से जो हमारा मतलब जो भी हमारा डर्ट पार्टिकल उसको पकड़ा हुआ है उसको बाहर निकाल लेंगे, सिंपली जो हमारे क्लॉथ्स हैं या फिर जो भी हमारी चीज़ है वो साफ हो जाती हैं। नेक्स्ट आती है हमारी प्रिपरेशन, मीन्स जो हमारे कोलाइड्स होते हैं उनको हम कैसे प्रिपेयर करते हैं। सबसे पहले आता है द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन मेथड। इसमें क्या होता है, द पार्टिकल्स ऑफ द डिस्पर्स्ड फेज आर वेरी स्मॉल इन साइज, दे हैव टू बी कंडेंस टू कोलाइडियल साइज, दे दिस कैन बी डन बाय, मीन्स जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं डिस्पर्स्ड फेज के वो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, तो हम क्या करते हैं, उनको थोड़ा सा कंडेंस करते हैं कोलाइडियल साइज में लाने के। कोलाइडियल जो हमारा कोलेडियल साइज होता है वो होता है हमारा 1 to 1000 नैनोमीटर। उनके बीच में अगर हमारा कोई पार्टिकल का साइज आ जाए तो हमारा क्या हो जाता है, वो एक कोलाइडियल सॉल्यूशन फॉर्म कर लेता है। तो उसके हमारे सबसे पहले आता है केमिकल मेथड्स। केमिकल मेथड्स हमारे बहुत सारे मेथड हैं, बाय ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, बाय हाइड्रोलाइसिस, बाय डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये जितनी भी रिएक्शन ये हमें सिंपली याद करनी है। इसमें से मेनली जो हमारी हाइड्रोलाइसिस की है और जो हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो ये रिडक्शन और हाइड्रोलाइसिस ये हमारी एग्जामिनेशन में कभी कभी पूछ ली जाती है। तो सिंपली हाँ तो हमें ये याद ही करना है। ये मतलब केमिकल मेथड है हमारे टू फॉर्म द कोलेडियल सॉल्यूशन। नेक्स्ट आता है बाय एक्सेसिव कूलिंग, मीन्स हम बहुत ज़्यादा अगर वहाँ पर कूलिंग कर दे तो भी हमारा क्या बन जाता है, कोलेडियल सॉल्यूशन बन जाता है। बाय एक्सचेंज द सोलवेंट, मीन्स अगर वहाँ पर हम अपना सोलवेंट चेंज कर दे उसकी वजह से वहाँ पर जो हमारे डिस्पर्स फेज के जो पार्टिकल्स हैं उनके साइज में चेंज आ जाए, वो कोलेडियल साइज के हो जाए, तो वो भी क्या बना देंगे, हमारा कोलेडियल सॉल्यूशन बना देंगे। नेक्स्ट प्रोसेस आता है हमारा डिस्पर्जन मेथड। इसमें क्या होता है, सबसे पहला मेथड आता है इसमें डिस्पर्जन मेथड में इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन और ब्रिज आर्क मेथड। इसमें हम क्या करते हैं कि जो हमारी देखो जैसे डायग्राम भी है, डायग्राम में कुछ इस तरीके का हमारा डायग्राम होता है, मतलब इस तरीके का प्रोसेस होता है। हमारे पास दो बीकर होते हैं, एक तो बड़े वाला जिसमें हम आइस रखते हैं मतलब ठंडक के लिए, और जो हमारा दूसरे वाला होता है इसमें हमारा जो मतलब सॉल्यूशन होता है, और तो हमारे पास दो रोड होती हैं, एक पॉजिटिव और नेगेटिव। तो उसमें हम क्या करते हैं, रोड को एक तरीके से हम अपना चार्ज कर लेते हैं, चार्ज करने के बाद उनको हम आपस में टच करते हैं, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव आपस में रिएक्ट करेंगे, तो रिएक्ट करने से वहाँ पर एक स्पार्क प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से जो रोड है वो हल्की सी वेपराइज हो जाता है। वेपराइज होने की वजह से वहाँ पर जो उसके पार्टिकल जो इधर उधर गए हैं वो क्या है, सॉल्यूशन में चले जाते हैं, और सॉल्यूशन में जाने के बाद वो क्या बना लेते हैं, अपना एक कोलाइडियल सॉल्यूशन बना लेते हैं। यह जाते हैं हमारा इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन मेथड से। नेक्स्ट आता है हमारा पेप्टाइजेशन मेथड से। पेप्टाइजेशन मेथड का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ पीपीटी इनटू कोलाइडियल सॉल्यूशन इज नोन एज पेप्टाइजेशन। मीन्स हमारे पास कोई पीपीटी है उसको हम कोलाइडियल सॉल्यूशन में चेंज कर रहे हैं, उस चीज़ को हम बोलते हैं अपना पेप्टाइजेशन। इसकी डेफिनेशन भी हमारे एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होती है। इसमें क्या होता है, जो भी हमारा पीपीटी होता है, सॉल्यूशन हमारा नीचे चला जाता है, उसको पीपीटी बोलते हैं हम अपना। तो पीपीटी में हम क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रोलाइट मिलाते हैं। इलेक्ट्रोलाइट मिलाने की वजह से जो इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रोलाइट एक पॉजिटिव नेगेटिव होता है उसमें,
तो क्या होता है, जो हमारी पीपीटी होती है उस पर एक आयन सेट हो जाता है, या फिर पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, जो भी जिस अकॉर्डिंग का उसका नेचर है उस हिसाब से उस पर आयन सेट हो जाता है। मीन्स वो एक तरह से हमारी आयोनाइज ही हो जाती है। फिर क्या होता है वहाँ पर, वो जो आयोनाइज होने की वजह से जो पीपीटी है वो डिसोशिएट हो जाती है, और डिसोशिएट होने के बाद वो क्या बना लेती है, कोलाइडियल सॉल्यूशन बना लेती है। इसमें क्या होता है, जो इलेक्ट्रोलाइट यूज इज इक्वल टू पेप्टाइजिंग एजेंट, मीन्स जो हम इलेक्ट्रोलाइट जो यूज कर लेते हैं, जो हम पीपीटी के ऊपर डाल रहे हैं, उसको हम बोलते हैं अपना पेप्टाइजिंग एजेंट। नेक्स्ट प्रोसेस आता है बाय मैकेनिकल डिस्पर्जन, मीन्स कोलाइडियल वो मीन्स जो हमारा डिस्पर्जन मेथड है उसमें एक प्रोसेस आता है बाय मैकेनिकल डिस्पर्जन, मीन्स कोलेडियल मिल्स, मीन्स जो हमारे कोलेडियल मिल्स होते हैं, मीन्स ग्राइंडिंग, एक तरह से ग्राइंडिंग करने के लिए वहाँ पर हम क्या करते हैं, अपना जो कोलेडियल पार्टिकल्स हैं उनको बना लेते हैं। मीन्स हमें क्या करना है, एक तरीके से हमारा कोई भी पार्टिकल है, पार्टिकल की जो शेप है, मीन्स जो पार्टिकल का साइज है वो 1 to 1000 नैनोमीटर लाना है। उनके बीच में अगर हमारा उसका साइज आ गया तो उसको हम क्या बोल देते हैं, अपना कोलाइडियल सॉल्यूशन बोल देते हैं। सो नेक्स्ट आता है हमारा प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडियल सॉल्यूशन। अब हमने सबसे पहले ये समझ लिया कि हमारा कोलाइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, फिर हमने देख लिया कि कोलाइडियल सॉल्यूशन कितने टाइप्स के होते हैं, मीन्स डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम के मतलब नेचर में, और हमारा फिजिकल कॉन्टैक्ट और इंट्रैक्शन की वजह से हमारे किस किस तरीके के होते हैं। फिर हमने देखा कि हमारे जो कोलाइडियल सॉल्यूशन है वो किस तरीके से फॉर्म होते हैं, मीन्स उनके मेथड्स क्या होते हैं। अब हम करने वाले प्यूरिफिकेशन, मीन्स जो हमारा कोलाइडियल सॉल्यूशन है उसको प्यूरिफाई हमें करना है, तो वो किस तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले प्रोसेस आता है हमारा डायलिसिस। डायलिसिस का यहाँ पर मतलब होगा, इट इज अ प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अ डिजोल्व सब्सटेंस फ्रॉम अ कोलाइडियल सॉल्यूशन बाय द मीन्स ऑफ डिफ्यूजन थ्रू अ सुटेबल मेम्ब्रेन। मीन्स जो हमारा डिजोल्व सब्सटेंस है उसके अंदर से जो हमारा कोलाइडियल सॉल्यूशन है उसको निकालना है, उसको हम करते हैं डिफ्यूजन प्रोसेस है। डिफ्यूजन प्रोसेस में हम यूज करते हैं अपनी एक सुटेबल मेम्ब्रेन की हेल्प से, हम क्या कर लेते हैं, जो हमारा डिजोल्व सब्सटेंस है उसको बाहर निकाल देते हैं अपने कोलाइडियल सॉल्यूशन से। इसकी हेल्प से हमारा क्या हो जाता है, जो हमारा कोलाइडियल सॉल्यूशन है वो क्या हो जाता है, प्यूरिफाई हो जाता है। मीन्स इसमें प्रोसेस में क्या होता है, अ बैग ऑफ सॉल्यूशन इज प्लेस्ड इन द फ्लोइंग वाटर, द ट्रू सॉल्यूशन पार्टिकल्स कम्स आउट फ्रॉम द बैग एंड लास्टली द बैग हैव ओनली कोलाइडियल पार्टिकल्स। मीन्स हमारे पास एक डिजोल्व सब्सटेंस और कोलाइडियल सॉल्यूशन जो है, मतलब एक तरह से सॉल्यूशन होता है जिसमें कोलाइडियल पार्टिकल्स भी होते हैं और एक दूसरे तरीके भी ट्रू सब्सटेंस मतलब जो और तरह के भी हमारे पार्टिकल होते हैं। तो उस सॉल्यूशन को हम अपना एक बैग में डाल के रख देते हैं, बैग को हम रख देते हैं अपना फॉलोइंग वाटर में, मीन्स जहाँ पर हमारा जो वाटर है वो फ्लो कर रहा है। तो वहाँ पर क्या होता है, हमारे जो ट्रू पार्टिकल्स होते हैं, मीन्स जिनका साइज जो 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच में नहीं होता है, वो क्या है, वहाँ से बाहर आ जाते हैं, और जो हमारे बैग के अंदर बचते हैं वो सिर्फ हमारा जो बचते हैं वो सिर्फ हमारे बचते हैं कोलाइडियल सॉल्यूशन। जो हमारा बैग होता है वो कुछ इसी तरीके से डिजाइन होता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं अपना डायलिसिस। नेक्स्ट प्रोसेस आता है हमारा इलेक्ट्रोडायलिसिस। इसमें भी हमारा बिल्कुल सेम प्रोसेस वही होता है डायलिसिस की तरह, बस इसमें हम अपनी इलेक्ट्रिसिटी भी यूज कर लेते हैं, तो उसको हम बोलते थे अपना इलेक्ट्रोडायलिसिस। इसमें क्या होता है, डायलिसिस इज स्लो प्रोसेस एंड कैन बी मेड फास्टर बाय अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड। मीन्स यहाँ पर हम अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देते हैं, इसलिए इसको हम बोलते हैं अपना इलेक्ट्रिक डायलिसिस। नेक्स्ट एक थर्ड मेथड आता है हमारा फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडियल सॉल्यूशन, ये आता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। इसमें क्या होता है, दिस इज अ पेपर इन विच इट इज परमेबल टू ऑल सब्सटेंस बट नॉट फॉर कोलाइडियल। मीन्स एक तरीके का हमारा फिल्टर पेपर होता है। इसमें क्या होता है, हमारे हर तरह के सब्सटेंस जो है वो मतलब पास आउट हो जाते हैं, लेकिन जो कोलाइडियल पार्टिकल होते हैं वो पास आउट नहीं होते। तो इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, अपना जो भी हमारा सॉल्यूशन है उससे हमारे जो कोलाइडियल पार्टिकल है उनको अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा कि जो हमारा फिल्टर पेपर बनता है ये किस तरीके, मतलब ये नॉर्मल फिल्टर पेपर की तरह नहीं होता है। तो ये क्या बनता है, फॉर्म बाय द 4% ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ नाइट्रोसेल्यूलोज विद अल्कोहल एंड ईथर एंड हार्डनिंग एंड ड्राइड। मींस इस प्रोसेस को करने के बाद ही हमारा जो फिल्टर पेपर है ये बन के आता है। सो नेक्स्ट आती है हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडियल सॉल्यूशन। प्रॉपर्टीज, इसका मतलब प्रॉपर्टीज आती हैं, सबसे पहले आती है कोलगेटिव प्रॉपर्टी। कोलगेटिव प्रॉपर्टी हमें पता है, हमने अपने फर्स्ट या सेकंड चैप्टर में भी की थी, उसमें आई थी कोलगेटिव प्रॉपर्टी का सिंपल मतलब होता है कि हमारी जो हमारा सोल्यूट है, सोल्यूट का जो मास है उस पर जो डिपेंड होगी प्रॉपर्टी, उस पर जो अगर उस पर डिपेंड होगा तो वो उनको बोलते हैं अपनी कोलगेटिव प्रॉपर्टी। तो उसमें पॉइंट आता है, द वैल्यू ऑफ कोलगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइडियल सॉल्यूशन इज लेस देन द ट्रू सॉल्यूशन बिकॉज द नंबर ऑफ पार्टिकल आर स्मॉल ड्यू टू द बिगर एग्रीगेट्स। मीन्स जो हमारे कोलाइडियल जो पार्टिकल होते हैं, मीन्स कोलाइडियल सॉल्यूशन होते हैं, उनकी जो कोलगेटिव प्रॉपर्टी होती है वो कम होती है हमारे ट्रू सॉल्यूशन से। ऐसा इसलिए क्योंकि ट्रू सॉल्यूशन में तो हमारे जो सॉल्यूट है उसके पार्टिकल ज़्यादा हैं और जो कोलाइडियल सॉल्यूशन है उसमें कम है। तो कम होने की वजह से जो वहाँ पर प्रॉपर्टी है वो कम हो जाती है। कौन सी प्रॉपर्टी, कोलगेटिव प्रॉपर्टी। और कोलगेटिव प्रॉपर्टी हमारी डिपेंड ही मास पर है, जहाँ पर मास ऑफ सॉल्यूट ज़्यादा है वहाँ पर ज़्यादा होंगी, मीन्स ट्रू सॉल्यूशन के लिए ज़्यादा हो जाती हैं और कोलाइडियल सॉल्यूशन के लिए क्या हो जाती है, हमारी कम हो जाती हैं। नेक्स्ट आता है हमारा ब्राउनिंग मूवमेंट। इसका मतलब होता है द जिगजैग मोशन इज नोन एज ब्राउनिंग मोशन। मीन्स जो हमारा कोलाइडियल सॉल्यूशन होता है इसके जो पार्टिकल होते हैं वो क्या करते हैं, अपना एक जिगजैग मोशन करते हैं।
नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है हमारी टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट का सिंपल मतलब होता है कि जो हमारी एक तरह से लाइट अगर हम सॉल्यूशन से पास करें तो वो लाइट हल्की सी मतलब बैंड हो रही है या फिर स्ट्रेट जा रही है या फिर वहीं पर मतलब एंड हो जा रही है, तो इससे रिलेटेड आता है हमारा टिंडल इफेक्ट। इसमें आता है व्हेन अ बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक्स द सरफेस ऑफ अ कोलोइडल पार्टिकल्स देन द पाथ ऑफ अ बीम गेट इल्यूमिनेटेड ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलोइडल पार्टिकल। दिस इज नोन एज टिंडल इफेक्ट। मीन्स जो अगर हमारे जो लाइट है वो किसी कोलोइडल पार्टिकल पे पड़े, वहाँ पर जाए, तो वो क्या हो जाती है, वो स्कैटर्ड हो जाती है, उसकी वहाँ पर स्कैटर्ड हो जाती है। तो वो स्कैटरिंग और वो इल्यूमिनेशन होना मीन्स उसका अपना एक तरह से अपना पाथ चेंज होना, तो उस चीज़ को बोलते हैं अपना टिंडल इफेक्ट। नेक्स्ट आती है हमारी कंडीशन फॉर टिंडल इफेक्ट। मीन्स अगर टिंडल इफेक्ट किसी के लिए होता है तो वहाँ पर क्या क्या कंडीशन होती है। सबसे पहले द डायमीटर ऑफ द पार्टिकल इज नॉट मच स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ द लाइट। मीन्स जो हमारी वेवलेंथ होती है लाइट की वो और जो हमारे डायमीटर होते हैं पार्टिकल के उनके बीच में जो कंपैरिजन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैज़ ग्रेटर मैग्नीट्यूड। मीन्स जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उस पार्टिकल का वहाँ पर उसका एक ग्रेटर मैग्नीट्यूड होना चाहिए। नेक्स्ट आता है लायोफोबिक कोलाइड्स डज नॉट शो बिकॉज लेस डिफरेंस इन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मीन्स जो लायोफोबिक जो कोलाइड्स होते हैं वो हमारे टिंडल इफेक्ट नहीं शो करते बिकॉज वहाँ पर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जो वैल्यू होती है दोनों के बीच वो बहुत कम होती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है हमारी कलर। मीन्स प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन में एक प्रॉपर्टी आती है कलर। कलर डिपेंड्स अपॉन द वेवलेंथ ऑफ द लाइट स्कैटर्ड बाय द पार्टिकल्स। मीन्स जो भी हमारे कोलाइडल पार्टिकल्स हैं वो जो हमारी लाइट है उसको स्कैटर करेंगे, तो वो जो उसको स्कैटर कर रहे हैं वो वहाँ पर उसकी लाइट की किस तरीके से स्कैटर कर रहे हैं और वो जो लाइट है उसकी कितनी वेवलेंथ बन रही है, तो वेवलेंथ की हेल्प से हमारी क्या होती है, जो हमारी कलर है वो डिपेंड करता है। मीन्स स्कैटरिंग इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा की पावर 4। मीन्स जैसे लैम्डा है, लैम्डा जैसे जैसे हमारा बढ़ता रहेगा ऐसे ही हमारा जो कलर है वो इस तरीके की डायरेक्शन में जा जाएगा। जैसे हमारा कलर होते हैं विब ग्योर होता है, तो जितना ज़्यादा हमारा लैम्डा होगा उसी तरीके का हमारा कलर होगा। मीन्स अगर जो लैम्डा मीन्स जो वेवलेंथ है उसकी वैल्यू सबसे कम है तो हमारा जो कलर होगा लाइट का वो हमारा वायलेट की तरह होगा, और अगर हमारा मैक्सिमम हो जाए वेवलेंथ तो हमारा हो जाएगा रेड। और इसी तरीके से हमारा जो एक तरीके से ये डायग्राम मतलब ये जो हमारा रिलेशन है इसी तरीके से वर्क करता है। नेक्स्ट आते हैं हमारे कुछ एग्जांपल्स या फिर हम बोल सकते हैं एप्लीकेशन ऑफ कलर प्रॉपर्टी ऑफ द कोलोइडल सॉल्यूशन। इसमें एक आता है रेड कलर्ड गोल्ड सोल चेंज इनटू ब्लू आफ्टर कोगुलेशन बिकॉज द साइज ऑफ द पार्टिकल इंक्रीज। मीन जो रेड कलर का गोल्ड होता है अगर उसका हम कोगुलेशन कर दें तो वहाँ पर क्या हो जाता है, जो हमारा जो रेड कलर है वो क्या है ब्लू में चेंज होता है। ये इसलिए होता है कि जो हमारा साइज होता है पार्टिकल का वो इंक्रीज होने की वजह से ये होता है। नेक्स्ट आता है मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर अपीयर्स ब्लू व्हेन व्यूड बाय अ रिफ्लेक्टेड लाइट एंड रेड व्हेन द व्यूड बाय द ट्रांसमिटेड लाइट। मीन्स जो हमारा मिक्सचर होता है मिल्क और वाटर का वो हमें ब्लू दिखता है कब, जब हम उसका रिफ्लेक्टेड लाइट से देखें, और जो अगर वो हमें दिखता है रेड कब, जब हम उसको अपनी ट्रांसमिटेड लाइट से देखें। ये आ जाती है हमारी कलर प्रॉपर्टी ऑफ द कोलोइडल सॉल्यूशन। नेक्स्ट आती है हमारी चार्ज ऑन अ कोलोइडल पार्टिकल्स। इसमें आता है इट इज ड्यू टू द प्रीफरेंशियल एडजॉर्प्शन ऑफ आयंस। आयंस कॉमन थ्रू द कोलोइडल पार्टिकल यूजुअली टेक प्लेस। मीन्स जो हमारा कोलोइडल पार्टिकल्स होगा जो उसके जो कॉमन आयंस होंगे उसी तरीके का हमारा जो कोलोइडल पार्टिकल्स है उसका जो है वो चार्ज पूरे सॉल्यूशन का वही चार्ज बनेगा। जैसे कि एक सिंपल एग्जांपल आ जाता है AgNO3 प्लस KI करते हैं तो हमारा क्या बनता है AgI प्लस KNO3। इसमें जो हमारा AgI बना है, AgI हमारा मतलब जो KI है, KI जो डिसोशिएट है वो K पॉजिटिव और I नेगेटिव में होगा, तो इसमें क्या होता है हमारा जो I नेगेटिव है वो Ag के साथ जाके मतलब रिएक्शन करेगा तो हमारा फाइनली बन जाता है AgI। तो जो हमारा I है वो क्या था नेगेटिव था, जो इसलिए जो हमारा तो नेगेटिव जाके उसके साथ रिएक्शन किया, तो जो हमारा कोलोइडल सॉल्यूशन का जो टोटली चार्ज आता है वो आता है हमारा नेगेटिव चार्ज। इसी तरीके से हमारा मतलब किसी भी तरीके का जो कोलोइडल सॉल्यूशन है उसका चार्ज डिफाइन होता है। मींस ये एक तरह से हमारा प्रीफरेंशियल एडजॉर्प्शन के आयंस की वजह से होता है। मींस कौन सा आयन जाके कोलोइडल सॉल्यूशन में रिएक्ट करेगा उस पर ही डिपेंड करता है हमारा कि जो हमारा कोलोइडल सॉल्यूशन है उसका चार्ज क्या होगा। नेक्स्ट एक डेफिनेशन आती है, इसका मतलब ये आती है जीटा पोटेंशियल। इसको सिंपली हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड एंड डिफ्यूज लेयर इज नोन एज जीटा पोटेंशियल। मीन्स सरफेस पर जो हमारी एक फिक्स लेयर होती है एक हमारी डिफ्यूज लेयर होती है, मीन्स जो हट सकती है, उन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको हम बोलते हैं अपना जीटा पोटेंशियल। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है हमारी इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसका मतलब होता है द मूवमेंट ऑफ कोलोइडल पार्टिकल्स अंडर द अप्लाइड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज नोन एज इलेक्ट्रोफोरेसिस। मीन्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम लगाएं तो वहाँ पर जो हमारे कोलोइडल पार्टिकल्स होते हैं वो मूव करने लगते हैं। नेक्स्ट आती है हमारी कोगुलेशन एंड प्रिसिपिटेशन। इसमें आता है हमारा द फिनोमिना ऑफ प्रेसिपिटेशन ऑफ अ कोलोइडल सॉल्यूशन बाय द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स इज नोन एज कोगुलेशन। ये भी हमारा एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसका मैकेनिज्म, इसके मेथड्स और इसकी डेफिनेशन।
इसमें क्या होता है, हमारा जो कोलाइडियल सॉल्यूशन होता है, अगर उसमें हम अपना इलेक्ट्रोलाइट मिला है तो इलेक्ट्रोलाइट मिलने की वजह से वहाँ पर क्या हो जाता है, प्रेसिपिटेशन हो जाता है। मीन्स जो हमारे पार्टिकल्स हैं डिस्पर्स फेस पार्टिकल्स हैं डिस्पर्जन मीडियम में जो घूम रहे हैं वो सब कंबाइंड होके मतलब नीचे लेयर में चले जाते हैं। नेक्स्ट आता है इसका मैकेनिज्म। मीन्स जो हमारा प्रेसिपिटेशन होता है या फिर कोगुलेशन भी बोल सकते हैं, वो कैसे होता है। इसमें कोलाइडियल पार्टिकल्स हैव सेम चार्ज, व्हेन एन इलेक्ट्रोलाइट इज एडेड टू दिस द पार्टिकल्स न्यूट्रलाइज इटसेल्फ एंड स्टार्ट्स कोगुलेशन। मीन्स जो हमारे कोलाइडियल पार्टिकल्स होते हैं उनके पास कुछ ना कुछ, किसी के पास चार्ज होता है, सबके पास एक चार्ज होता है। तो जब भी हम इलेक्ट्रोलाइट मिलाएंगे तो इलेक्ट्रोलाइट के साथ मिलकर वो क्या कर लेंगे, अपने आप को न्यूट्रलाइज कर लेंगे, और न्यूट्रलाइज करने के बाद वो अपने आप क्या है, एक तरह से कोगुलेशन कर लेंगे, मीन्स सेटल डाउन होना स्टार्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट आते हैं मेथड्स ऑफ कोगुलेशन। सबसे पहले हम कर सकते हैं बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस, एक कर सकते हैं बाय म्यूचुअल कोगुलेशन, बाय बॉइलिंग, एंड लास्टली हम कर सकते हैं बाय एडिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। मीन इन मेथड्स की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, अपना जो कोलाइडियल सॉल्यूशन है उसको हम कोगुलेशन या फिर पीपीटी की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारे टू टाइप्स ऑफ सोल्स, जैसे पॉजिटिव चार्ज सोल्स एंड नेगेटिवली चार्ज सोल्स। सोल्स का मतलब जैसे हमने भी स्टार्टिंग में किया था, सोल्स का मतलब होता है हमारा, अगर हमारा जो सॉलिड है वो डिस्पर्स हो लिक्विड में तो वहाँ पर बोलते हैं अपना सोल। तो पॉजिटिवली जो हो जाते हैं वो होते हैं हमारे हाइड्रेटेड मेटेलिक ऑक्साइड, जिसके एग्जाम्पल आते हैं हमारे कुछ इस तरीके से। और नेगेटिवली चार्ज सोल्स होते हैं हमारे जो मेटल्स होते हैं और जो मेटेलिक सल्फाइड्स होते हैं उनको बोल देते हैं, वो होते हैं हमारे नेगेटिवली चार्ज सोल्स। उनके एग्जाम्पल आ जाते हैं हमारे ये। सिंपली इसमें हमारे एक दो एग्जाम्पल हमें लर्न करने होते हैं। नेक्स्ट आती है हमारी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू कोगुलेशन। जैसे सबसे पहले आती है कोगुलेटिंग आयन और एक्शन आयन। इसका मतलब होता है द आयन रेस्पॉन्सिबल फॉर द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ कोलाइडियल सॉल्यूशन। कोलाइडियल पार्टिकल्स में जो कोलाइडियल पार्टिकल्स है उनको जो इलेक्ट्रोलाइट मिलाएंगे, जो भी चार्ज वहाँ पर उनको न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करेगा उसको हम बोलते हैं अपना एक्टिव आयन। नेक्स्ट आता है हमारा हार्डे-सुजल रूल। इसका मतलब होता है ग्रेटर द वैलेंसी ऑफ द एक्टिव आयन ग्रेटर विल बी द कोगुलेटिंग पावर। मीन्स जितनी ज़्यादा हमारी वैलेंसी होगी, एक्शन जो आयन है, जो कोगुलेटिंग आयन है, उतनी ही क्या ज़्यादा होगी, इसकी कोगुलेटिंग पावर होगी। नेक्स्ट आती है हमारी कोगुलेटिंग वैल्यू या फिर हम इसको बोलते हैं फ्लोकुलेशन वैल्यू। इसमें सिंपल हमारा एक डेफिनेशन है जो कि हमें याद करनी होती है। सिंपल इसमें आता है द मिनिमम कंसंट्रेशन इन मिलीमोल्स पर लीटर रिक्वायर्ड टू कॉज पीपीटी इन 2 आवर्स। मीन्स जो वो मिनिमम कंसंट्रेशन कितनी होगी इन मिलीमोल्स पर लीटर, जो कि हमें रिक्वायर होगी 2 घंटे में सारा जो है पीपीटी करने में, तो उस कंसंट्रेशन को हम बोलते हैं अपना कोगुलेटिंग वैल्यू। नेक्स्ट आता है द स्मॉलर द क्वांटिटी नीडेड द हायर विल बी द वैल्यू। मीन्स जितनी हमारी कम क्वांटिटी नीडेड होगी, मीन्स मिलीमोल्स पर लीटर जितने हमारे कम यूज़ होंगे उतनी क्या होगी, हमारी हायर वैल्यू होगी। कोगुलेटिंग जो वैल्यू होगी उस इलेक्ट्रोलाइट की वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। सो नेक्स्ट आता है हमारा कोगुलेशन ऑफ लायोफिलिक सोल्स। मीन जो हमारे लायोफिलिक सोल्स थे, अगर उनका हम कोगुलेशन करना चाहे तो वो हम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले आता है दे आर मोर स्टेबल बिकॉज, क्योंकि जो हमारे लायोफिलिक सोल्स होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। वो इसलिए होते हैं क्योंकि उनके पास तो एक तो चार्ज होता है, सेकेंडली जो होता है मीन्स वो हाइड्रेटेड होते हैं। उसकी मदद से वो क्या बोलते हैं, अपने आप को एक मतलब ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो इन चीज़ों को हम मतलब कैसे रिमूव कर सकते हैं, तो फैक्टर आते हैं सबसे पहले बाय एडिंग इलेक्ट्रोलाइट ऐड करने से, और बाय सोलवेंट मीन्स एक अच्छा सूटेबल सोलवेंट डालने की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, उनको जो ये इनकी मतलब पॉजिटिव पॉइंट्स है जो उनको हेल्प कर रहे हैं स्टेबल होने में, हम इनको वीक कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, अपना सिंपली जो कोगुलेशन जो लायोफिलिक सोल्स हैं उनका सिंपली हम कोगुलेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा प्रोटेक्शन ऑफ कोलाइड्स। मीन्स जैसे हमने देखा था जो इंट्रैक्शन की जो बिहाफ पे जो डिवाइड थे, वो हमारे 2 टाइप्स के कोलाइड्स आते थे, एक तो लायोफोबिक एंड लायोफिलिक। अब जो लायोफिलिक थे वो तो एक तरह से हाइड्रेटेड होते हैं और उनके पास चार्ज भी होता है। तो उसमें क्या होता है, वो मतलब अगर उनमें इलेक्ट्रोलाइट मिला है तो उनमें कोई हमारा कोगुलेशन हमें देखने को नहीं मिलता जब तक हम कोई अपना वैसी कंडीशन ना लगाएं। लेकिन जो हमारे हाइड्रोफोबिक थे वो तो हमारे इतने ज़्यादा हाइड्रेटेड नहीं थे। लायोफोबिक वाले, लायोफोबिक में अगर हम इलेक्ट्रोलाइट मिलाएं तो वहाँ पर एकदम हमारा कोगुलेशन हो जाता है। तो वही कोगुलेशन रोकने के लिए, मीन्स उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, लायोफिलिक प्लस लायोफोबिक प्लस इलेक्ट्रोलाइट, हम क्या कर देते हैं, जो लायोफोबिक है उसमें थोड़ा सा हम अपना लायोफिलिक मिला देते हैं, और अगर वहाँ पर हम अपना अब इलेक्ट्रोलाइट डालें तो वहाँ पर हमारा कोई भी कोगुलेशन नहीं होता। तो टू प्रोटेक्ट द लायोफोबिक फ्रॉम कोगुलेशन, लायोफिलिक सोल्स आर यूज्ड एंड दे आर नोन एज प्रोटेक्टिव कोलाइड्स। जो हमारे लायोफिलिक सोल्स होते हैं उनको हम प्रोटेक्टिव कोलाइड्स भी बोल देते हैं, क्योंकि क्या किया उन्होंने लायोफोबिक वाले थे उनको एक तरीके से प्रोटेक्ट कर लिया कोगुलेशन से। और द प्रोटेक्टिंग पावर इज नोन एज गोल्ड नंबर। मीन्स जो हमारे लायोफिलिक वाले थे उन्होंने उनको प्रोटेक्ट किया, और जो उनकी प्रोटेक्टिंग पावर है उसी चीज़ को हम बोल देखते हैं उनका गोल्ड नंबर। और गोल्ड नंबर की एक आती है हमारी डेफिनेशन बिल्कुल हमारी सिंपल सी है, बस समझनी है हल्की सी इसका। जैसे डेफिनेशन, जैसे एक बार डेफिनेशन सुननी है
सुनने से भी अपने आप आ जाएगी। इसमें है द मिनिमम नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ लायोफिलिक कोलाइड डेट प्रिवेंट द कोगुलेशन ऑफ 10 ml ऑफ गोल्ड सोल ऑन एडिंग ऑफ 1 ml ऑफ 10% NaL सॉल्यूशन। मीन्स गोल्ड नंबर क्या है? गोल्ड नंबर हमारा वो एक मिनिमम नंबर है मिलीमोल्स का लायोफोबिक कोलाइड्स का, जो कि प्रिवेंट करेगा कोगुलेशन ऑफ 10 ml ऑफ गोल्ड सोल ऑन एडिशन ऑफ 1 ml ऑफ 10% NaL सॉल्यूशन। मीन्स 1 ml का 10% NaL सॉल्यूशन हम मिलाएंगे 10 ml गोल्ड सोल में, और वो जो वहाँ पर जो मिनिमम मिलीमोल्स रिक्वायर्ड होंगे लायोफोबिक कोलाइड के, जो कि हमारा प्रोटेक्ट करेंगे लायोफोबिक वाले को, उसको बोल देते हैं अपना गोल्ड नंबर। नेक्स्ट आते हैं कुछ गोल्ड नंबर से रिलेटेड पॉइंट जो क्या आते हैं। हायर विल बी द गोल्ड नंबर, लोअर विल बी देयर प्रोटेक्टिंग पावर। मीन जितना ज़्यादा गोल्ड नंबर होगा उतनी ही कम हमारी प्रोटेक्टिंग पावर होगी। जिलिटियन इज एडेड इन प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम एज द प्रोटेक्टिव कोलाइड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ आइस पार्टिकल्स। मीन्स आइस पार्टिकल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि जो हमारी आइसक्रीम है वो बहुत देर तक मतलब एक तरह से सॉलिड फेस में ही रहे, इतनी जल्दी से आराम से मेल्ट ना हो, तो वहाँ पर हम हमारे जिलिटिन मिला देते हैं। वो क्या करता है, हमारा एक तरीके से हमारा प्रोटेक्शन मीन्स प्रोटेक्टिव कोलाइड की तरह यूज होता है। सो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा एमल्शंस। एमल्शंस का सिंपल मतलब होता है हमारा एमल्शंस इज अ डिस्पर्जन ऑफ वन लिक्विड इनटू अनदर लिक्विड इज नोन एज एमल्शंस विच आर इमिसिबल। मीन्स लिक्विड में लिक्विड मिक्स होना, उसको हम बोलते हैं अपना एमल्शन। जो भी हमारे लिक्विड इमिसिबल होंगे मीन्स आपस में मिक्स नहीं होंगे, जैसे हमारे ऑयल एंड वाटर फॉर एग्जाम्पल के लिए, उन चीज़ को बोलते हैं अपना एमल्शंस। अब एमल्शंस हमारे टू टाइप्स के होते हैं, एक तो ऑयल इन वाटर मीन्स वाटर में ऑयल मिक्स हुआ है। सेकंड आता है हमारा ऑयल में वाटर में ऑयल मिक्स हुआ है। तो इस दो तरीके के हमारे एमल्शंस होते हैं। जैसे फर्स्ट का एग्जांपल होता है ऑयल इन वाटर मीन्स वाटर में क्या है हमारा ऑयल है, जैसे एग्जांपल मिल्क, एंड वाटर इन ऑयल इसका एग्जांपल है हमारा बटर। नेक्स्ट आते हैं हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू एमल्शन। सबसे पहले आता है टू ऑब्टेन स्टेबल एमल्शंस एमल्सिफायर इज एडेड। मीन्स एक स्टेबल एमल्शंस पाने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें एमल्सिफायर ऐड करते हैं। जैसे एग्जांपल ऑयल इन वाटर के लिए मीन्स ऑयल इन वाटर वालों के लिए हम क्या करते हैं, यूज़ प्रोटीन्स, गम्स, नेचुरल एंड सिंथेटिक सोप यूज़ करते हैं, उनमें ऐड करते हैं एक स्टेबल एमल्शन पाने के लिए। और वो जो अगर हमारा जो सोल्यूशन है वो वाटर इन ऑयल टाइप का है, तो वहाँ पर हम यूज़ करेंगे हैवी मेटल सॉल्ट्स, फैटी एसिड, लॉन्ग चेन ऑफ एल्कोहल्स, इस तरीके के हम अपना प्रोडक्ट यूज़ करेंगे फॉर स्टेबल एमल्शंस। नेक्स्ट पॉइंट आता है दीज कैन बी ब्रोकन इनटू कंसिस्टेंट लिक्विड बाय हीटिंग, फ्रीजिंग, सेंट्रीफ्यूगिंग एक्स्ट्रा। मीन्स जो हमारे एमल्शंस होते हैं उनको हम आसानी से ब्रोक कर सकते हैं विद बाय हीटिंग करके, फ्रीजिंग करके और बाय सेंट्रीफ्यूगेशन से। नेक्स्ट आता है मेकिंग ऑफ एमल्शंस। एमल्शंस के मेकिंग करने को प्रोसेस को बोलते हैं अपना एमल्सिफिकेशन। नेक्स्ट आता है सोप एंड डिटर्जेंट आर मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड एट एमल्सिफायर्स। मीन्स जो सोप है और जो डिटर्जेंट है उनको हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं एज ए एमल्सिफायर। मीन्स एमल्सिफायर का क्या काम था, एमल्सिफायर हेल्प करता है एक स्टेबल एमल्शंस बनाने में। नेक्स्ट आती है हमारी एप्लीकेशन ऑफ कोलाइड्स। एप्लीकेशन ऑफ कोलाइड्स तो हमने पहले भी इस चैप्टर में कर लिया, फिर भी एक बार आगे तो इसको हम रिवाइज कर लेते हैं। जैसे इलेक्ट्रिकल पीपीटी ऑफ स्मोक का हमें प्रेसिपिटेशन करना है तो हम उसमें भी कोलाइड यूज़ करते हैं। प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, मेडिसिन, टैनिंग, रबर इंडस्ट्री, क्लीनिंग ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट, इन सब प्रोसेस में हम अपना कोलाइड्स को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू दिस चैप्टर जो आते हैं हमारे कैटोनिक डिटर्जेंट। इनको हम बोलते हैं दीज आर क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट्स ऑफ एमाइंस विच विद एसिटेट्स कोलाइड्स एज आयंस। मीन्स जिसमें हमारे एसिटेट कोलाइड्स होंगे एज अ आयंस, उनको बोलेंगे अपना कैटोनिक डिटर्जेंट। नेक्स्ट आते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। इसकी डेफिनेशन आती है, इसका काम आता है विच किल्स और इनहिबिट अ वाइड रेंज ऑफ हार्मफुल और डिसीज कोजिंग बैक्टीरिया आर नोन एज ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। मीन्स उनको हम बोलते हैं जो भी हमारे एक वाइड रेंज ऑफ हार्मफुल डिसीज कोजिंग बैक्टीरिया होंगे उनको मतलब क्या कर दें, उनको एक तरीके से किल कर दे, उनको बोलते हैं अपना ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। एग्जाम्पल आ जाता है एम्फिसिलिन। नेक्स्ट आता है ट्रांसक्यूलाइजर। इसका मतलब होता है द केमिकल कंपाउंड विच आर यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ स्ट्रेस। मीन्स ये क्या होता है, ट्रीटमेंट ऑफ स्ट्रेस के लिए हम यूज करते हैं, इसको हम बोलते हैं अपना ट्रांसक्यूलाइजर। फॉर एग्जाम्पल इक्वानिल, इसका ही सिंपली हमारा एक एग्जाम्पल आता है। सो दिस इज द रिवीजन ऑफ चैप्टर 5th क्लास 12th केमिस्ट्री, डेट इज सरफेस केमिस्ट्री। सो वीडियो हेल्पफुल लगे तो उसको लाइक जरूर करना है। और आपका घर अभी भी कोई क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से, वैसे तो इस चैप्टर में जितने भी हमारे टॉपिक्स आते हैं हमने उसको सभी को अच्छे से रिवाइज कर लिया है, और चैप्टर से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स भी आती हैं साथ ही साथ उनको भी हमने रिवाइज कर लिया। पूरी एनसीईआरटी भी कवर हो गई है, साथ ही साथ जो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो भी हमने कवर कर लिए हैं।
सो वीडियो हेल्पफुल, आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मेरी भी हेल्प हो जाएगी, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और जो आपके क्लासमेट्स हैं, आपको लगता है उनको इस वीडियो की नीड हो सकती है, तो प्लीज़ उनको भी ये वीडियो ज़रूर शेयर करना। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।